गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस, स्क्रीन दिख रही, वेरी गुड। चलिए जी, हम बात कर रहे थे स्टेशनरी व्यू, इंपॉर्टेंट आर्टिकल चल रहा है और इसमें काफी कुछ बातें आपको बताई। स्टेशनरी व्यू किसे कहते हैं, कैसे ये फॉर्म होती है, कैसे इसका डायग्राम होता है और कैसे अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे इसको मैथ में लिखते हैं, ये हमने अभी तक स्टडी किया। ये जस्ट काइंड अगर मैं बोलूं तो एक वर्ड में बोलना चाहूंगा तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी व्यू है। ये स्टेशनरी व्यू की प्रॉपर्टीज है, इंट्रोडक्शन है कि हम इसको बोलते हैं स्टेशनरी व्यू। जैसे हम प्रोग्रेसिव व्यू पढ़ते हैं वैसे ये स्टेशनरी व्यू को हमने स्टडी किया है। अब देखो ये स्टेशन जो बोल रहे हैं ये इसके लिए कंडीशन क्या लिखी थी कि ये जब दो एग्जिट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव व्यू अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है इन ए बाउंडेड मीडियम तो बनता है स्टेशनरी व्यू। तो ध्यान रखें, देखो इसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी व्यू। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो सबसे बड़ी एप्लीकेशन हमारे म्यूजिकल साउंड सोर्स में होती है। जितने भी हमारे म्यूजिकल साउंड सोर्स है, गिटार, सितार, वीणा, वायलिन, ढोलक, ड्रम, शहनाई, भोंपू, इन सब के अंदर अगर देखें तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है और उससे साउंड जनरेट होता है और हम उस साउंड को सुनते हैं। क्यों होता है इनके अंदर? क्योंकि ये सब ऐसे म्यूजिकल साउंड सोर्स हैं जो बाउंडेड मीडियम प्रोवाइड करते हैं और मीडियम बाउंडेड होने की वजह से इनमें वेव्स बनती है, स्टेशनरी वेव साउंड बनता है और हम उसको सुनते हैं। तो हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, कहने का मतलब हम लोग ये म्यूजिकल साउंड सोर्स को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं इसके एप्लीकेशन को स्टडी करूं तो इसको भी मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर लेता हूं। एक तो होता है एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी व्यू और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी व्यू। बच्चों बाय नेचर दो तरह से ये वेव होती हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। तो मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी व्यू। तो बोलते हैं ऐसे म्यूजिकल साउंड सोर्स जो एयर बेसिस होते हैं वहां पर वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी व्यूज। पर ऐसी म्यूजिकल साउंड सोर्स जहां पर वेव होती है, जहां पर वायर बेसिस इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर होती है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। हमने पढ़ा भी है गैसियस मीडियम में वेव कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। पर अगर मैं बात करें वायर बेसिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो वहां पर वेव कौन सी होती है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी बात करें, है ना, यहाँ पर बात करूं तो ये लॉन्ग स्टेशन का बेस्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं ऑर्गन पाइप, है ना। हमारी विसल होती है, फ्लूट होती है, बांसुरी वगैरह होती है, तो उसमें वेव्स बनती है, ऑर्गन पाइप्स होते हैं और वो वेव बनती है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, उससे साउंड जनरेट होता है। ऐसे यहाँ पर बोलते हैं एक आर्टिकल यहाँ पर पढ़ने वाले, इसका नेम है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, लेबोरेटरी में किया जाता है। इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का एप्लीकेशन होता है, उससे साउंड जनरेट होता है। ऐसे कैसे जितने भी म्यूजिकल साउंड सोर्स हमारे वायर बेसिस इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, सितार, वीणा, वायलिन, तो वहां पर हम अगर देखें तो वेव बनती है ट्रांसवर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ स्टडी करने वाले हैं सोनोमीटर वायर या सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, वायर बेसिस इंस्ट्रूमेंट, हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तो देखो ये म्यूजिकल साउंड सोर्स है। अब बात को समझना, ये म्यूजिकल साउंड सोर्स बाउंड्री मीडियम प्रोवाइड करते हैं और इसकी वजह से इसमें बनती है स्टेशनरी वेव, साउंड जनता है, जनरेट होता है और हम उसको सुनते हैं। पर हम जब साउंड सुनते हैं तो इसकी इससे आने वाले साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो जनरली एक प्रकार की नहीं होती, वो एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी में साउंड जनरेट करते हैं। ये म्यूजिकल साउंड सोर्स एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी में साउंड जनरेट करते हैं। तो उन साउंड फ्रीक्वेंसीज को जनरली हम लोग तीन नेम से कॉल करते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एक होता है ओवरटोन फ्रीक्वेंसी और एक होता है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ये म्यूजिकल साउंड सोर्स यहां पर है और म्यूजिकल साउंड सोर्स के अंदर बाउंडेड मीडियम होता है, इसलिए स्टेशनरी वेव बनती है। और स्टेशनरी वेव बनती है और साउंड जनरेट होता है तो हम उसको सुनते हैं। पर हम जब साउंड सुनते हैं तो उससे आने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी एक तरह की नहीं होती, ये एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी में साउंड जनरेट करते हैं। इन फ्रीक्वेंसी को जनरली तीन नेम से कॉल करते हैं, एक है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दूसरा है ओवरटोन फ्रीक्वेंसी और थर्ड हम बोलते हैं हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ये नोमेनक्लेचर है फ्रीक्वेंसी का, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। तो देखो किसी भी सोर्स से मिलने वाला साउंड का सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा फ्रीक्वेंसी कि उससे कम फ्रीक्वेंसी पे कभी वो साउंड जनरेट नहीं कर सकता, ऐसी कम फ्रीक्वेंसी कि उससे कम फ्रीक्वेंसी पे वो कभी रेजोनेंट नहीं हो सकता, हम उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सोर्स। किसी भी सोर्स से मिलने वाला साउंड का सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी, ऐसा छोटा फ्रीक्वेंसी कि उससे कम फ्रीक्वेंसी से वो
साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सोर्स। हाँ, ये सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, इससे छोटा फ्रीक्वेंसी वो जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी का साउंड वो बना सकता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर जो भी वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, दीज आर कॉल्ड एज ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसी हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एज ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल टोन भी कहते हैं, फंडामेंटल टोन। टोन टोन मतलब फ्रीक्वेंसी, जैसे है ना, फंडामेंटल टोन है ये। तो फंडामेंटल टोन भी कहते हैं, टोन टोन है ये, और टोन से ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी बनाता है वो सब ओवरटोन्स कहलाती है। ये टोन, तो ये कौन है? ओवरटोन्स। फ्रीक्वेंसीज हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एज ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज। अब हायर फ्रीक्वेंसी में ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब होता है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, पूरा पूरा टाइम्स मल्टीपल होता है, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो ये तीन यहां पर नॉमेनक्लेचर फ्रीक्वेंसी के हैं। ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करें और उसको नेम दें कि वो हार्मोनिक है कि वो ओवरटोन है कि वो फंडामेंटल है, तो उसको देखने का तरीका ये होता है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, उससे हायर फ्रीक्वेंसी जो भी वो बनाता है वो सब ओवरटोन्स कहलाती है। और हायर फ्रीक्वेंसी में ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक म्यूजिकल साउंड सोर्स है, उसके अंदर स्टेशन वो बन रही है, साउंड जनरेट हो रहा है और हम साउंड को सुन रहे हैं। तो उससे आने वाले साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है मेरे को इस तरह से मिलती है। सबसे पहले 40 हर्ट्ज मिलती है। मैंने ट्राई किया कि इससे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड ये जनरेट करे, लेकिन नहीं कर रहा है। सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी क्या बना रहा है? 40 हर्ट्ज बना रहा है। उससे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट नहीं कर रहा, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट नहीं हो रहा है। हाँ, उससे हायर बना रहा है। तो 40 के बाद मैंने ट्राई किया, तो बोले 40 से बड़ा क्या बनाया? बोले 40 के बाद उसने 60 हर्ट्ज प्रोड्यूस किया। 40 से 60 के बीच में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उनको प्रोड्यूस नहीं करा। 40 करता है, उसके बाद सीधा 60 करता है। 60 के बाद मैंने ट्राई किया, तो ये 80 हर्ट्ज बनाता है, फिर ये 100 हर्ट्ज बनाता है, फिर 120 हर्ट्ज बनाता है। इस तरह की फ्रीक्वेंसी ये साउंड जनरेट कर रहा है सीरीज में। बताइए क्या क्या फ्रीक्वेंसी बनाई इसने? 40, 60, 80, 100 एंड 120। एक सीरीज में इस तरह की साउंड फ्रीक्वेंसी बना रहा है। अब मैं इनको नेम देना चाहता हूँ। तो देखो, इस सोर्स से मिलने वाला साउंड का सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी कौन है? 40। ये सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सोर्स। इस सोर्स का सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी 40 है, इसका मतलब इसका कौन है? फंडामेंटल। हम इसको फंडामेंटल टोन भी कहते हैं। बोलो बच्चों, ये सब टोन टोन है, इनिशियल टोन है ना, पहला टोन, पहली फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, इसको छोटी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इससे हायर फ्रीक्वेंसी जितनी बनाता है, ये 60, 80, 100, 120, ये सब हायर फ्रीक्वेंसी है। इन सबको क्या बोलेंगे? ओवरटोन, 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 सब ओवरटोन कहलाते हैं। ये टोन टोन है, टोन से ऊपर सब जो है वो सब कौन है? ओवरटोन। अब ओवरटोन भी बहुत सारे हैं, तो इनको नंबरिंग देते हैं। पहला हायर फ्रीक्वेंसी कौन है? 60। दूसरा हायर फ्रीक्वेंसी कौन है? 80। तीसरा हायर फ्रीक्वेंसी कौन है? 100। तो पहला हायर को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ये सब ओवरटोन है, लेकिन इनमें भी कोई नंबरिंग देते हैं। जो पहले आता है 60 के बाद 40 के बाद सीधा 60 आता है, ये पहला हायर, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ऐसे ये कौन है? सेकंड ओवरटोन। ऐसे कौन है? थर्ड ओवरटोन। ऐसे कौन है? फोर्थ ओवरटोन। पहला हायर फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हायर सेकंड ओवरटोन, थर्ड हायर थर्ड ओवरटोन और फोर्थ हायर फोर्थ ओवरटोन। अब इन हायर फ्रीक्वेंसी में ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल है, हम उसको बोलते हैं हार्मोनिक। बताइए 60 40 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल है क्या? नहीं है, इसका मतलब कोई हार्मोनिक। लेकिन 80 की बात करें तो 40 का 2 टाइम्स मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये हार्मोनिक है। और हार्मोनिक भी कौन सा? सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितना टाइम्स मल्टीपल होता है, जितना टाइम्स मल्टीपल होता है उतने नंबर का हार्मोनिक बोलते हैं। 80 40 का 2 गुना है, इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक। इंटीग्रल मल्टीपल भी है और 2 टाइम्स मल्टीपल, इसलिए सेकंड हार्मोनिक। 140 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं तो कोई हार्मोनिक नहीं। ऐसे 120 की बात करें तो 40 का 3 गुना है, इसलिए थर्ड हार्मोनिक। आप ध्यान से देखो, 40 अपने आप का 1 टाइम मल्टीपल भी है। 40 इंटू 1 इक्वल्स टू 40, इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक। इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। और जितने नंबर का इंटीग्रल है उतने नंबर का क्या होता है? हार्मोनिक कहलाता है। तो देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 नाम हो गए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी होता है, फंडामेंटल टोन भी होता है, या इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी ओवरटोन से पहला हायर पहला ओवरटोन, दूसरा हायर दूसरा ओवरटोन, तीसरा हायर तीसरा ओवरटोन, ऐसा बोलते हैं। और इन फ्रीक्वेंसी में जो भी इंटीग्रल मल्टीपल है, जितना नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल उतने नंबर का हार्मोनिक होता है। तो इस तरह की बातें में ध्यान रखनी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें, और हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टेशनरी वेव। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है? ऑर्गन पाइप, हम इसको पढ़ रहे हैं।
एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में यहां से आता है, भाई ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्वेश्चन करेंगे 10-15 मिनट में, थ्योरी बोल रहा हूँ, 10 मिनट थ्योरी है मेरी, सुन लेना ध्यान से बात की, है ना, बाकी दो क्वेश्चन हम बात करेंगे। किसे कहते हैं ऑर्गन पाइप? बोले ऑर्गन पाइप प्रकार के होलो पाइप होते हैं, ये सोर्स है एक प्रकार के जो एयर से साउंड प्रोड्यूस करने में यूज किया जाते हैं। दीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम एयर। ऑर्गन पाइप बेसिकली क्या है? ऑर्गन पाइप होलो पाइप होते हैं, ये ऐसे पाइप है जिसमें गैसेस मीडियम होता है, एयर मीडियम होता है, और ये एयर से साउंड प्रोड्यूस करने में यूज किए जाते हैं। बाय नेचर दो प्रकार के होते हैं। एग्जांपल आप जानते हैं, फ्लूइड होता है, वेसल होता है। ऑर्गन पाइप बाय नेचर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप। नाम सुना सर? COP एंड OOP। ऐसा ऑर्गन पाइप जिसका वन एंड ओपन हो, वन एंड क्लोज्ड हो, उसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पर ऐसा ऑर्गन पाइप जिसके दोनों ही एंड ओपन ओपन होते हैं, उसको बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। यस, ऑर्गन पाइप का एक एंड हमेशा ओपन होना चाहिए बेटा। अरे ओपन होगा तभी तो हम फूंक मार पाएंगे उसमें। तो एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज्ड हो, उसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और दोनों ही एंड ओपन है तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप। बाय नेचर दो तरह से होते हैं। अब ये ऑर्गन पाइप है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, फूंक मारते हैं ऊपर, ओपन एंड से फूंक मारते हैं तो वेव अंदर जाती है, इधर से मीडियम बाउंडेड है, उधर से लौट की वेव आती है। ये जाने वाला वेव इंसिडेंट वेव, आने वाला वेव रिफ्लेक्टिंग वेव, दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सुपर इंपोज होती है ऑर्गन पाइप के अंदर, तो बनती है स्टेशनरी वेव। और जब स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है तो वहां नोड एंड्रोन बनते हैं, और नोड एंड्रोन बनेंगे तो प्रेशर डेंसिटी चेंज वहां पर होगा, और प्रेशर डेंसिटी चेंज को ही साउंड कहते हैं। साउंड जनरेट होगा और हम उसको सुनेंगे। कहने का मतलब वेव उधर से जा रही है, इधर से लौट के आएगी, दोनों मिलेगी या सुपर पोजिशन होगा, और सुपर पोजिशन होने का मतलब यहाँ पर साउंड जनरेट होगा, और साउंड जनरेट होगा तो हम उसको सुनेंगे। सिमिलर यहाँ पर अगर देखें तो दोनों पाइप यहाँ पर ओपन एंड है, यहाँ भी वेव जाएगी, उधर से वेव लौट के आएगी, और दोनों मिलेगी, सुपर इंपोज होगी, तो साउंड जनरेट होगा, हम यहाँ पर साउंड सुनेंगे। अब बात को समझना, ये ऑर्गन पाइप है COP, और ये है ऑर्गन पाइप यहाँ पर कौन है? OOP। ऑर्गन पाइप का जो क्लोज्ड एंड होता है, ऑर्गन पाइप का जो क्लोज्ड एंड होता है वो रिजिडेंट जैसा बिहेव करता है, ये ध्यान रखेंगे। ऑर्गन पाइप का क्लोज्ड एंड रेजिडेंट जैसा बिहेव करता है, ऑर्गन पाइप का ओपन एंड यहां से भी वेव का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन ये फ्री एंड जैसा बिहेव करता है, वेव के प्रेशर से हिल डुल सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑर्गन पाइप का जो ओपन एंड है वो फ्री एंड जैसा बिहेव करता है, ऑर्गन पाइप का जो क्लोज्ड एंड है वो रेजिडेंट बिहेव करता है। और जब भी वेव का रिफ्लेक्शन रेजिडेंट से होता है, हमेशा यहाँ नोड का फॉर्मेशन होता है। पढ़ा था ना अपन ने। ऑर्गन पाइप में अगर देखा जाए तो ऑर्गन पाइप यहाँ पर अगर देखे, ओपन एंड यहाँ पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और इसका ये क्लोज्ड एंड है, तो ये रेजिडेंट जैसा बिहेव करता है, और रेजिडेंट पर हमेशा वेव का रिफ्लेक्शन होता है, तो वहां पर नोड का फॉर्मेशन होता है। और जब भी वेव का रिफ्लेक्शन फ्री एंड से होता है, जब भी वेव का रिफ्लेक्शन फ्री एंड होता है, तो यहाँ पर हमेशा एंट्रोन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट मीडियम का पार्टिकल है वो ज्यादा अच्छे एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन कर सकता है। तो जस्ट एक आइडिया ध्यान रखेंगे, ऑर्गन पाइप का जो क्लोज्ड एंड है यहाँ पर नोड बनेगा, और ओपन एंड पर क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। अब कई बच्चों को डाउट आता है कि वेव यहाँ से लौट के कैसे आती है। बोला ये मीडियम है, देखो ये गैसियस मीडियम के अंदर वेव लौट के आ रही है, तो अंदर वाला जो मीडियम है ना पाइप के अंदर, वो मीडियम बाउंडेड है, और बाहर वाला जो मीडियम एयर मीडियम वो ओपन मीडियम है। तो दोनों मीडियम डिफरेंट हो गए, तो दोनों मीडियम डिफरेंट होने की वजह से दोनों के सेपरेट करने वाली जो लेयर है ना यहाँ पर, यहाँ से भी वेव कुछ पार्ट लौट के वापस आता है। तुम्हें ध्यान हो तो मैंने एक स्ट्रिंग बताया था, स्ट्रिंग, एक मोटी स्ट्रिंग से एक पतली स्ट्रिंग जुड़ी हुई थी। तो मोटी स्ट्रिंग से पतली स्ट्रिंग से जब वेव लौट के आती है तो कुछ लौट के वेव आती है और कुछ चली जाती है। तो वो पतली स्ट्रिंग है, वैसे तो पतले स्ट्रिंग में पूरी एनर्जी चली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मीडियम डिफरेंट होने की वजह से कुछ पार्ट उसका लौट के वापस आ रहा होता है। तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है ना, यहां भी ऐसा ही हो रहा है मोहम्मद। तो मोहम्मद शहबाज ने पूछा था ये, तो बोल रहा हूँ ये मीडियम ओपन है, देखो अंदर वाला पाइप जो है ना वो अंदर बाउंडेड मीडियम एयर का है, और बाहर वाला जो एयर ओपन मीडियम। तो दोनों मीडियम है तो एयर, लेकिन ये बाउंडेड एयर है और ये ओपन एयर है, तो दोनों को सेपरेट करने वाला लेयर है ना, यहाँ से वेव का कुछ पार्ट लौट के आता है, और जो लौट के आता है वो इसलिए यहाँ पर वेव रिफ्लेक्टिव वेव बनती है। पर ये आपको पता है ये फ्री एंड जैसा बिहेव कर रहा है, ओपन एयर मीडियम है, वहां से लौट के आ रही, तो यहाँ फ्री एंड जैसा बिहेव करता है, इसलिए हम एंटीनोड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखेंगे, हमने इस रिजल्ट का समझा कि ऑर्गन पाइप के ओपन एंड पर क्या बनेगा? एंटीनोड, और क्लोज एंड पर क्या बनेगा? नोड बनता है। हमेशा यहाँ पर ऐसा होगा। साउंड जनरेट होगा, स्टेशनरी वेव इसमें बनेगी, साउंड जनरेट होगा, और साउंड को हम सुनेंगे। लेकिन बात वही आएगी, जब साउंड सुनेंगे तो उससे आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, वो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एक तरह की नहीं होगी। ये बहुत सारी तरह की यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट करते हैं। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत सारी बना सकते हैं। दोबारा सुनना,
इसके अंदर क्या बन रही है, स्टेशनरी वेव बनेगी, साउंड जनरेट होगा, हम साउंड को सुनेंगे, लेकिन हम जब साउंड को सुनेंगे ना बेटा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक तरह की नहीं होगी, ये एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के नेचुरल फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट करते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर साउंड जनरेट होगा ना, तो इन फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं कि ये एक तरह की नहीं, बहुत सारे तरह की होती है। सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत सारी होगी। जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी, तो फिर हम लोग इनको डिफाइन किससे करेंगे, कब छोटी फ्रीक्वेंसी, कब बड़ी, ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो भी सुने कि ऑर्गन पाइप यहाँ पर है, उसके अंदर एंटीनोड नोड बनते हैं। अगर सीओपी है तो ऊपर एंटीनोड, नीचे नोड बनेगा, और अगर ओपन पाइप है तो दोनों तरफ एंटीनोड बनेगा। तो एंटीनोड नोड यहाँ पर बनते हैं, इसका मतलब इसके अंदर बन रही स्टेशनरी वेव। तो अगर एंटीनोड नोड की नंबरिंग अगर मिनिमम होगी ना, तो इससे मिलने वाला साउंड का फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, और एंटीनोड नोड का नंबर अगर बढ़ता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। दोबारा सुनो, बहुत काम की बात बोली मैंने। ऑर्गन पाइप के अंदर क्या बन रहे हैं, एंटीनोड नोड बन रहे हैं, उनकी जो नंबरिंग होगी ना बेटा, वो नंबरिंग डिसाइड करेगी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जितने ज्यादा नोड एंटीनोड बनेंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वहां पर जनरेट होगी, और जितने कम नोड एंटीनोड बनेंगे उतनी कम फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। ओके, मैं एग्जांपल लेके बात करूं, मान लीजिए मेरे पास सीओपी है। कौन सा पाइप है, सीओपी। अब बताइए, सीओपी में मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी में साउंड जनरेट करे, सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी, ऐसा छोटा कि उससे कम फ्रीक्वेंसी में साउंड जनरेट नहीं कर सकता। तो बताओ, सब सबसे छोटा साउंड बनाएगा तो उसके अंदर कितने नोट, कितने एंटीनोड बनेंगे। बोले यार, सबसे छोटा अगर देखे जाए तो उसमें नंबर ऑफ नोड एंटीनोड मिनिमम होना चाहिए। हमें पता ऊपर वाला ओपन एंड, तो यहाँ पर एक एंटीनोड तो बनेगा बनेगा, और नीचे वाला क्लोज्ड, यहाँ पर नोड बनेगा बनेगा। इसका मतलब सबसे छोटा केस अगर देखें तो उसमें एक एंटीनोड एक नोड बनेगा, इससे छोटा केस पॉसिबल। तो ये सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी का केस यहाँ पर होगा, इसमें एक एंटीनोड बनेगा और एक नोड बनेगा, इससे कम एंटीनोड नोड यहाँ बन नहीं सकता। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी बनाएगा ना, ये इसकी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब एंटीनोड नोड को दिखाते कैसे, आपको पता, मैं जब भी स्टेशन की बात करता हूं तो हमेशा उसको लूप से दिखाते बेटा, ऐसे लूप से दिखाते, ऐसे लूप से दिखाते। लूप में दिखाने का तरीका है, लूप के फॉर्म में ऑब्जर्व होती है, और लूप का ये जो नेरो पार्ट है ना, इसको नोड कहते हैं, और ये जो वाइडर पार्ट होता है इसको एंटी नोड कहते हैं, ये नोड कहते हैं, ये एंटी नोड कहते हैं, ऐसा बोलते हैं इसको। तो जब भी इस वेव को दिखाते हैं, लूप से दिखाते हैं। आप बताइए, ऊपर एंटी नोड बन रहा है, नीचे नोड बन रहा है, तो एंटी नोड नोड बनने के मतलब समझिए आप, एंटी नोड मतलब एक एंटी नोड एक नोड बनने वाला पैटर्न क्या होगा, ये आधा लूप का फॉर्मेशन। तो ध्यान रखो, जब भी इस तरह से वेव को दिखा रहे, ये एंटीनोड, ये नोड है, लेकिन एंटीनोड का मतलब वाइडर, नोड का मतलब नीरो। तो जब इसके अंदर वेव को हम दिखाएंगे, स्टेशन को इस तरह से आधा लूप बना के दिखाते हैं, नीरो मतलब नोड, वाइडर मतलब एंटीनोड, यहाँ पर इसको दिखाया जाता है, आधा लूप फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आधा लूप जब बनेगा ना, आधा लूप बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, नोड का फॉर्मेशन, यहाँ क्या बनेगा, एंटीनोड, और इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, सबसे छोटा केस बनेगा। इससे छोटा केस पॉसिबल नहीं है, इससे कम एंटीनोड नोड नहीं है, इससे कम नंबर ऑफ नोड एंटीनोड नहीं है, तो इससे छोटी फ्रीक्वेंसी बन नहीं सकती। अब फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें कितना होगा, बोले सर एंटी नोड से नोड का जो सेपरेशन हमने पढ़ा थ्योरेटिकली लैम्डा बाई 4। ये पहला केस ले रहा हूं, इसलिए हम बोलेंगे लैम्डा 1/4, और इसकी पाइप की लेंथ कितनी है, पूरे पाइप में ये बन रहा है, इसका मतलब एल इज टू लैम्डा 1/4, तो लैम्डा 1 का वैल्यू 4L, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, V/4। यस, ऑर्गन पाइप अगर सीओपी है तो उसका सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, V/4। बताओ, V कौन है, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम, और L कौन है, पाइप का लेंथ है। और ये इसका सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी, इससे छोटा बना नहीं सकता, लेकिन इससे बड़ा बना सकता। बताओ इससे बड़ा क्या होगा, बोले इससे बड़ा ऐसा होगा कि पाइप नीचे क्या बनाए, नोड, ऊपर क्या बनाए, एंटी नोड, और उनकी नंबरिंग ज्यादा नहीं। अब बताओ, इनकी नंबरिंग ज्यादा होगी तो अभी एक एक एंटी नोड है, अगली में कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, दो दो बनेंगे, दो दो नोड एंटी नोड बनेंगे। अभी कितने नोड एंटी नोड है, बोले एक एंटी एक नोड है, तो अगले में कितने बनेंगे, दो दो बनेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर क्या होगा, एंटी नोड है, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर एंटी नोड। इसके जस्ट बाद अगर केस देखा जाए तो यहाँ पर ये केस होगा, इन दोनों के बीच में कोई दूसरा केस नहीं है। अब बताओ, यहाँ पर आधा लूप बना तो अगले केस में कितना बना, आधा और आधा आधा, 1.5 लूप बनते हैं। बच्चों, इसके बाद यही कंडीशन पॉसिबल है, पाइप यहाँ पर अगर सीओपी तो यहाँ क्या बनाएगा, नोड, और इस प्रकार से बनाएगा कि यहाँ पर इससे जस्ट बड़ा केस हो तो इसमें आधे के बाद एक लूप नहीं बन सकता। बच्चों, अगर एक लूप बनाने की कोशिश करी ना तो यहाँ नोड बनेगा, लेकिन ऊपर भी नोड आएगा, लेकिन ऊपर तो क्या आना चाहिए, एंटी नोड, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं। तो फिर क्या बनेगा इसके अंदर, 1.5 लूप का फॉर्मेशन होगा। तो आधे के बाद सीधा 1.5 लूप बनेगा, इस पर रेजोनेंस होकर हमें साउंड सुनने को मिलेगा। अब कैलकुलेट करते हैं बेटा, एंटी नोड से नोड, ये λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4, बताओ कितना होगा, 3 λ/4 इक्वल्स टू 10। आपको पता पाइप की लेंथ तो वही है एल, इसलिए एल ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो लैम्डा बदलेगा। तो पहला केस लैम्डा 1 था, तो दूसरा केस क्या होगा, λ2। 3 λ/4 इक्वल्स टू एल, तो लैम्डा का वैल्यू 4L/3। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3L/4।
3v/4l। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी v/4l, उसके बाद अगर देखें तो इससे मिलने वाला फ्रीक्वेंसी क्या हुआ 3v/4l होगा। इसके जस्ट बाद यही साउंड बनाएगा, इन दोनों के बीच में कोई दूसरा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आप बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी v/4l, सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उससे बड़ा फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 3v/4l। क्या बताओ इसके अंदर 2v/4l आ सकता है क्या कभी? बोले 2v/4l कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 2v/4l कब आएगा जब एक लूप बनेगा, और एक लूप इसमें बन नहीं सकता। तो सीधा आंसर क्या आएगा 3। इसके बाद यही फ्रीक्वेंसी होगी, इसका मतलब पहला हायर तो क्या बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। यस, v/4l के बाद सीधा क्या बन रहा 3v/4l ये बनेगा, इसके बीच में कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा, इसका मतलब पहला हायर फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन आपको ध्यान से देखो ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना गुना है, 3 गुना, इसलिए थर्ड हार्मोनिक भी कहते हैं। सेम अगला केस अगर देखें तो यहाँ पर 1.5, तो अगले केस में 2.5 लूप बनेंगे, एक लूप, दो लूप, आधा लूप। इसके बाद यहाँ पर रेजोनेंस होगा। यहाँ एक एक नोड एंटी नोड है, यहाँ दो दो नोड एंटी नोड है, यहाँ पर तीन तीन है, 1 2 3 एंटी नोड और 3 नोड है। जैसे नोड एंटी नोड का नंबरिंग बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ये सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, सोल्व कर लेना आप। बताओ ये इसका सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कितना है 5v/4। तो v यहाँ पर ये कौन है, इसका फिफ्थ हार्मोनिक हो जाता है। कहने का मतलब ये पाइप मेरा सीओपी हमेशा ऑड हार्मोनिक्स में साउंड जनरेट करता है बेटा। ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है, अगला सेवंथ हार्मोनिक, अगला नाइन्थ हार्मोनिक, हमेशा ऑड हार्मोनिक साउंड जनरेट बनाता है। बताओ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आएगा v/4l, 3v/4l, 5v/4l। नंबर ऑफ लूप बढ़ते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ नोड एंड नोड बढ़ते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, पर हमेशा ऑड रेशियो में होगा। इसलिए इस पाइप को ऑड पाइप भी कहते हैं। ध्यान रखना सीओपी ऐसा पाइप है जिसमें ऑड हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, फ्रीक्वेंसी का रेशियो 13579 आता है। ऑड पाइप, ऑड रेशियो आता है, ऑड पाइप इसको कहते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे सब लोग, यहाँ पर जो ऑर्गन पाइप के अंदर लूप्स बन रहे हैं उनके नंबरिंग, यहाँ आधा लूप है तो यहाँ 1.5 लूप है, यहाँ 2.5 लूप है। बताओ लूप का रेशियो कितना आया? आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लूप का रेशियो पूछ लेता है कभी कभी। तो आधा लूप, फिर क्या 1.5 लूप, फिर क्या 2.5 लूप। तो कितना रेशियो आएगा? अरे लूप का रेशियो भी फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है, 1:3:5:7 होगा। समझे मेरी बात? तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो 13579 के वहां पर फॉर्म में होता है। और ये भी ध्यान रखना, दो कॉन्सेक्यूटिव में केस में हमेशा एक लूप का डिफरेंस होगा। यहाँ आधा लूप बना तो अगले में 1.5 लूप बनेगा, एक लूप का अंतर। अगले में 2.5 तो एक लूप का अंतर। हमेशा अगर देखा जाए तो दो कॉन्सेक्यूटिव केस में एक एक लूप का अंतर चलता चलेगा। हायर फ्रीक्वेंसी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी एक ही हो सकती है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं। थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं हम लोग। बताइए पहली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे यहाँ पर ये एनसी, और ये दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थर्ड गुना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ये दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी, थर्ड टाइम्स थी। इसको 3 NC और इसको बोलते हैं 5 NC, 5 गुना। बताइए पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये कौन सा ओवरटोन था? बोले ये कोई ओवरटोन नहीं है, लेकिन ये कौन है, फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन। तो मैंने लिखा ओवरटोन, ये है जीरो ओवरटोन। ये कौन है, फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन। मैंने इसको जनरलाइज कर दूं एमथ ओवरटोन। आगे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना यार, तो हमने इसको जनरलाइज किया, मान लीजिए एमथ ओवरटोन। तो बताइए अब हार्मोनिक कौन सा, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक। तो बताओ ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक। तो सुनना ध्यान से, एम्थ अगर ओवरटोन है तो हार्मोनिक का फॉर्मूला 2m+1 हार्मोनिक होता है। देख लो अब आपके सामने बच्चों, एम का वैल्यू अगर ओवरटोन है तो ये हार्मोनिक का नंबर 2m+1 होगा। अब सोचो ये फर्स्ट ओवरटोन है तो एम का वैल्यू 1 रखो, तो 2 × 1+1 कितना आएगा 3, तो थर्ड हार्मोनिक। तो याद रखेंगे अगर एम ओवरटोन का नंबर है तो हार्मोनिक का नंबर कितना होगा, 2m+1 हार्मोनिक होगा। बेटा 2m+1 यहाँ पर कौन है, हार्मोनिक का नंबर है। अगर हमें ये नंबर पता हो तो हम इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं। एम कौन है, याद रखना, एम कौन है, ओवरटोन का नंबर, तो हार्मोनिक का नंबर कितना होगा 2m+1 हार्मोनिक। बोलो। और ये ध्यान रखो एम का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी लिखो 1 2 3 4 हमेशा ये ऑड वर्ड आता है, ऑड वर्ड आता है, इसका मतलब ये ऑड हार्मोनिक्स बनाता है 2m+1 हार्मोनिक। इसको यूज कैसे करेंगे मैं बताता हूं। देखो मैंने कहा एक सीओपी बताइए उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, बोले सीओपी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/4 है। सही है रे? बताइए एक सीओपी बताइए उसका थर्ड हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है, बोले 3v/4 है। थर्ड हार्मोनिक का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 गुना। मैंने बोला एक सीओपी बताइए उसका 11th हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होगा, बोले 11v/4 है। नहीं बोल सकते? मैंने बोला एक सीओपी बताइए उसका 51 हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होगा, बोले 51v/4 है। इसका मतलब अगर हार्मोनिक पता हो ना आपको तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप।
जो भी नंबर हार्मोनिक बोले उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करेंगे तो उसकी हार्मोनिक आ जाएगी। निशांत कुमार 51 हार्मोनिक बोला मैंने, तो 51 का मतलब 15 बी है ना, 51 बी अपॉन 4। अब बात को समझना, 51 बी अपॉन 4 ला गया ना साहब। अब एक और बात इंपॉर्टेंट यहां पर समझ लें बच्चों, हार्मोनिक का नंबर अगर आपको दे दे एग्जाम में तो आप उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन वो स्मार्ट है, वो आपको हार्मोनिक का नंबर नहीं देता, वो आपको देता है ओवरटोन का नंबर। वो बोलता है एक सीओपी है, बताइए उसमें फिफ्थ ओवरटोन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बोले फिफ्थ ओवरटोन, इसका मतलब एम का वैल्यू कितना हो गया, ओहो एम का वैल्यू 5। फिफ्थ ओवरटोन तो एम का वैल्यू 5 हो गया, तो बताइए हार्मोनिक कितना होगा, बोले 2 इंटू 5 प्लस 1, ओहो 11, 11 हार्मोनिक हुआ। और 11 हार्मोनिक का मतलब क्या होगा, 11 बी अपॉन 4 इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखिए एम अगर ओवरटोन है तो हार्मोनिक पता कर सकते हैं 2m+1 से, और 2m+1 नंबर को पता है तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं। फिर जवाब देना, मान लीजिए 10th ओवरटोन है तो 10th ओवरटोन की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, बोले 10th ओवरटोन तो एम का वैल्यू 10, तो हार्मोनिक कितना होगा 2 इंटू 10 प्लस 1, बोलो 21, 21 वी अपॉन 4 है। तो एग्जाम में इसको यूज ऐसे करते हैं, 2m+1 हार्मोनिक याद रखेंगे। एक बात और समझो आप, नंबर ऑफ नोड की बात करें, बताइए नंबर ऑफ नोड यहाँ पर बराबर बराबर होते हैं, देखो एक नोड एक एंटीनोड, दो नोड दो एंटीनोड, तीन नोड तीन एंटीनोड यहाँ पर है ना। अब बताइए नंबर ऑफ नोड एंटीनोड पहले केस में कितने थे, 1 1, दूसरे में कितने थे, 2 2, तीसरे में 3 3, ऐसे हैं। बताइए फर्स्ट ओवरटोन की अगर बात करो तो नोड एंटीनोड कितने हैं, 2 2, सेकंड ओवरटोन में कितने हैं, 3 3, तो बताओ एम ओवरटोन में कितने होंगे, m+1 m+1। तो ये भी एक रिजल्ट है, ध्यान रखेंगे नोड एंटीनोड का नंबर यहाँ पर बराबर बराबर होता है और ये m+1 m+1 होता है। बताइए एम कौन, एम कौन बोलो, एम कौन, ओवरटोन का नंबर है। अगर ओवरटोन का नंबर पता हो तो इन तीनों फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ नोड निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एंटीनोड निकाल सकते हैं और हार्मोनिक का नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बताओ यहाँ पर ये कौन सा ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन, तो एम का वैल्यू यहाँ पे इतना 2, तो एम का वैल्यू अगर 2 तो बताओ नंबर ऑफ नोड कितना होगा, 2+1 3, तो 3 एंटीनोड और 3 नोड यहाँ पर है। तो ऐसे बता सकते हैं हम लोग। तो ये सीओपी है, ऐसे कैसे ओपी की बात कर सकते हैं बेटा। ओपी में खास बात क्या है कि ऊपर वाला एंड भी ओपन है, नीचे वाला एंड भी ओपन है, इसलिए दोनों तरफ एंटीनोड बनेगा, सबसे पहली बात तो ये। और दो एंटीनोड कभी साथ नहीं बनेंगे, बीच में एक नोड बनेगा। दो एंटीनोड कभी साथ नहीं बनते स्टेशनों में, एक बीच में नोड बनेगा, यानी सबसे छोटा केस अगर देखा जाए तो दो एंटीनोड एक नोड यहाँ पर होंगे, और दो एंटीनोड और एक नोड से मिलकर बनने वाला पैटर्न ऐसा होगा, ऊपर एंटीनोड मतलब वाइडर, नेरो, वाइडर, कहने का मतलब आधा लूप ऊपर आधा लूप नीचे, एक लूप का फॉर्मेशन होगा। यस, इस ओपन ऑर्गन पाइप का सबसे छोटा केस स्टडी करें तो उसमें सबसे छोटे केस में एक लूप का फॉर्मेशन होगा। सबसे छोटे केस में एक लूप बनेगा, इससे छोटा केस पॉसिबल नहीं हो तो बता देना, थ्योरी चेंज कर दूंगा। कहने का मतलब सबसे केस छोटा क्या होगा, एक लूप बनेगा। अब जब एक लूप बनेगा तो कैलकुलेट करें एंटीनोड से एंटीनोड डिस्टेंस कितना होगा, λ/2, λ/2 इक्वल्स टू l। तो बताओ लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, 2l, और लैम्डा का वैल्यू 2l तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, v/2l। पहली फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी होगी, v/2l। बच्चों इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी, v/4l। आप ध्यान देखो इसकी फ्रीक्वेंसी v/4l फंडामेंटल और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, v/2l। ये वाली फ्रीक्वेंसी उसकी फंडामेंटल की 2 गुना है, 2 गुना है। 2 गुना क्यों है, आपने सोचा कभी, 2 गुना इसलिए है कि नंबर ऑफ लूप भी 2 गुना है। बताओ पहले केस में कितने लूप थे, इसमें आधा लूप एक, और यहाँ आधे आधे 2 लूप है, लूप बढ़ गए, लूप 2 हैं, 2 आधे आधे, इसका फ्रीक्वेंसी डबल है। अगला केस क्या होगा, अगर एक लूप यहाँ तो अगले केस में क्या होगा, 2 लूप बनेंगे। बताओ यहाँ पर अगर देखें तो आधा लूप एक लूप बना ना। हमेशा ध्यान रखो चाहे केस सीओपी का हो चाहे केस ओपी का हो, हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव केस में एक लूप का अंतर चलेगा। बताइए सीओपी में कितने लूप थे, पहले केस में आधा के बाद 1.5, आधे के बाद 1.5 के बाद 2.5, है ना बेटा। तो ऐसे यहाँ पर एक लूप है तो यहाँ अगले में 2 लूप बनेंगे। 2 कैसे, बोले आधा ऊपर आधा नीचे एक बीच में आए। अगले में 3 लूप बनेंगे, एक एक और ये आधा आधा ऊपर। तो पहले केस में एक लूप, दूसरे केस में 2 लूप, तीसरे केस में 2 लूप, ऐसे यहाँ पर बनता जाए। लूप जितने ज्यादा होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आई, v/2l, इसको बोलना पड़ेगा फंडामेंटल। अब बात को समझना, अगर एक लूप के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी v/2l तो बताओ 2 लूप के करस्पॉन्डिंग कितनी होगी, 2v/2l। सॉल्व कर लेना, एंटीनोड से एंटीनोड λ/2, एंटीनोड से एंटीनोड λ/2, तो λ/2 का 2 टाइम्स इक्वल्स टू l। तो लैम्डा का वैल्यू 2l/2, सॉल्व करेंगे तो n2 का वैल्यू कितना होगा, 2v/2l। मतलब ये फ्रीक्वेंसी इसकी जस्ट 2 गुना है, और यहाँ 3 लूप है बेटा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 गुना है। पहला हायर फ्रीक्वेंसी इसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं, और ये 2 गुना है इसलिए सेकंड हार्मोनिक भी है, थर्ड हार्मोनिक भी है, सेकंड ओवरटोन।
कहने का मतलब ओपन ऑर्गन पाइप की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, V/2L, 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L। बताइए फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना आया, 1:2, 2:2, 3:2, 4:5 आया। मतलब इसमें ओड इवन दोनों आएंगे, इवन नहीं इवन ऑड दोनों आएंगे बेटा, फर्स्ट भी है सेकंड भी है थर्ड भी, ओड इवन दोनों होंगे। बताइए नंबर ऑफ लूप का रेशियो कितना आएगा, नंबर ऑफ लूप का रेशियो भी 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 1 2 3। जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो आता है बेसिकली वही लूप का रेशियो होता है। बोलो बेटा, बताइए V/12, 2V/12, 3V, ऐसा होगा। सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, V/12। अब आगे चलो इसका भी रिजल्ट बनाते हैं हम लोग। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी NO, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप, ये उसका 2 गुना सेकंड हार्मोनिक, और ये कौन है, थर्ड हार्मोनिक। इससे पहले वाला जो था ना वो समझ में आ गया आपको, ये क्या था, NC 3NC 5NC, 3 गुना 5 गुना था। यहाँ पर नहीं है ऐसा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑड है, और इसलिए यहाँ इवन और दोनों है, तो यहाँ लिखेंगे N0, ये 2N0, ये 3N0। समझ रहे हो ना इसकी। तो बताइए ओटी कौन है, ये तो 0/टोन, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये जनरलाइज कर दिया mth ओवरटोन। हार्मोनिक बताओ, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड, ये थर्ड। तो बताइए एम अगर ओवरटोन तो हार्मोनिक कौन होगा, M+1 हार्मोनिक। देख लो ना, फर्स्ट ओवरटोन में सेकंड हार्मोनिक होता है, फर्स्ट ओवरटोन में सेकंड हार्मोनिक होता है, सेकंड ओवरटोन में थर्ड हार्मोनिक होता है, तो एम में कितना होगा, M+1। बच्चों M+1 हार्मोनिक होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। मैंने आपसे कहा जवाब देना सब लोग। एक ओपन ऑर्गन पाइप है, बताइए उसकी फंडा फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बोले V/2। मैंने बोला एक ओपन ऑर्गन पाइप है, उसकी फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बताइए देंगे फिफ्थ हार्मोनिक कितना होगा। बोले फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब होता है 5 गुना V/2L का, 5V/2L। मैंने बोला एक ओपन ऑर्गन पाइप है, उसका 11th हार्मोनिक कितना होगा, बोले 11V/4L। सही है ना, 11V/2L, 12 बेटा, है ना दास, निवेदिता दास, 4L नहीं 2L, ठीक है। अब बात को समझना, अगर मैं आपसे बोलूं ये तो हार्मोनिक के लिए, लेकिन मैं आपसे बोलूं ओवरटोन का नंबर दे दूंगा आपसे। बताइए एक ओपन ऑर्गन पाइप है, उसका फिफ्थ ओवरटोन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फिफ्थ ओवरटोन। तो एम का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो बताइए यहां पर हार्मोनिक का नंबर कितना होगा, M+1 मतलब 6, सिक्स हार्मोनिक, और सिक्स हार्मोनिक का मतलब आप समझे ये होगा 6V/2L। तो एम अगर ओवरटोन है तो M+1 हार्मोनिक होता है, एक ज्यादा ही होगा, बस इतना सा ध्यान। ओके, नोड की बात करें, पहले केस में एक नोड है, दूसरे केस में 2 नोड है, तीसरे केस में 3 नोड है। मतलब यहाँ पर अगर देखिए एम अगर ओवरटोन है तो एन नोड का नंबर कितना होगा, M+1। जो पहले नंबर थे ना वही यहाँ पर भी है, यहाँ भी नोड का नंबर तो वही है M+1, तो यहाँ भी नोड का नंबर M+1। लेकिन ध्यान रखें एंट्रोड की बात करें तो एंट्रोड यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है। क्यों, क्योंकि नीचे वाला एंड भी तो ओपन होता है यार, ये नीचे वाला एंड ओपन होने की वजह से एक एक्स्ट्रा एंट्रोड यहाँ पर होता है, इसलिए एंट्रोड का नंबर यहाँ पर M+2 होता है। बोलो बेटा, पहले वाले केस में सीओपी में क्या था, M+1 नोड और एंट्रोड का नंबर बराबर बराबर था, लेकिन ओपन पाइप में ध्यान रखना, ओपन पाइप में क्या है, नोड का नंबर तो M+1 ही होता है, लेकिन नीचे वाला एंड एक्स्ट्रा ओपन होने की वजह से एक एंटीनोड एक्स्ट्रा और होता है, इसलिए उसका फॉर्मूला होगा M+2। तो आपको ध्यान रखना, फॉर्मूले पेपर में एग्जाम में फॉर्मूले काम आएंगे। बताइए सीओपी की बात करूं, मैं रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, सीओपी कौन सा पाइप है, ओड पाइप। बताइए इसमें हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है, 2M+1 हार्मोनिक, और नोड का नंबर M+1, और एंटी नोड का नंबर M+1, याद आ जाएगा। बोलो अब बताइए ओपी में बताइए हार्मोनिक का नंबर M+1, नोड का नंबर भी M+1 ही होता है ना बेटा, M+1, लेकिन एंटीनोड एक एक्स्ट्रा होने की वजह से M+2 होता है। जिस तरह के रिजल्ट है एग्जाम में हम जाएंगे उससे पहले रिवाइज करके जाएंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, करिए क्वेश्चन आप सब लोग, पेन कॉपी ले लो फटाफट। Frequency of fifth overtone of a COP of a closed open pipe is greater by 100 hertz than the frequency of second overtone of an open organ pipe of same length। बच्चों सीओपी का फिफ्थ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 100 ज्यादा है, किससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपी ऑफ सेम लेंथ। तो एक काम करें, सबसे पहले तो हम लोग सीओपी के फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा, एन सीओपी ऐसे लिखते हैं। कौन है फिफ्थ ओवरटोन, आप बताओ। ओवरटोन अगर यहाँ पर एम होता तो हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होता है, 2M+1 हार्मोनिक लिखते हैं ना बेटा, ये इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका। अब एम का वैल्यू कितना, फिफ्थ, तो बताओ 2 × 5 और प्लस यहाँ पर 1, और हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब होता है इनटू फंडामेंटल, है ना, इनटू फंडामेंटल 4L।
तो ये होगा 11V/4L। मेरे हिसाब से अगर देखें तो सीओपी का फ्रीक्वेंसी इतना आएगा। आपके हिसाब से इतना ही आ रहा है? इतना ही आ रहा है। बताइए सेकंड ओवर टर्न ऑफ ओपी। अब ओपी की बात करें तो बताइए ओपी की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? ओपी का फॉर्मूला M+1 पढ़ा था ना अपन ने, M+1। ऑड इवन दोनों आते हैं हार्मोनिक्स में, इसलिए M+1 हार्मोनिक। सबसे ज्यादा ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे। सीओपी का मतलब ऑड पाइप, तो M+1 हार्मोनिक। ओपी का मतलब होता है M+1, ऑड इवन दोनों हार्मोनिक होते हैं। एम का वैल्यू कितना? सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे 2+1 और ये होगा V/2L। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3V/2L। आ रहा बच्चों? 3V/2L। ये ओपन ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं गायत्री लाल गुप्ता, लालजी गुप्ता, सही बोल रहे हैं। तो पहला पहला फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 11V/4L। दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना है? 3V/2L। ये आ रहा सबके? ये सही लिखा ना मैंने? ये लिखना हमें आना चाहिए, सीखा हमने आज। बाकी तो क्वेश्चन 8th क्लास का आपसे बोला ये वाली फ्रीक्वेंसी इससे कितनी ज्यादा? 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? 11V/4L माइनस 3V/2L। ये ज्यादा है इससे कितना? 100। 20 माइनस 20 कोस टू 100। दोनों की लेंथ सेम सेम, तो इसलिए लेंथ ले ली। 4L एलसीएम ले लो। 11V यहां पर आएगा माइनस 2, तो ये क्या होगा? 6V होगा। इसको 100 होगा। सोल्व कर लो इसको तो 5V/ यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? 4L का वैल्यू 100। बच्चों 5V/4L का वैल्यू 100 है, तो बताइए V/4L का वैल्यू कितना होगा? V/4L का वैल्यू होगा 20। 5 से कट जाएगा ना बेटा, 20 हर्ट्ज। और इसी को क्या बोलेंगे? N1 COP। COP की पहले फ्रीक्वेंसी होगी। और जब COP की पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास कितने है? 20, तो N1 OP कितना होगा? हमने पढ़ाया था आपको ओपी की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल जो सीओपी की उसकी जस्ट डबल होती है। तो ये 20, तो ये कितना होगा? 2 × 20 कितना आ रहा है आंसर? 40 हर्ट्ज हो जाएगा। बताओ एक आंसर आएगा 20 हर्ट्ज, तो एक आएगा 40 हर्ट्ज। दिस करेक्ट आंसर। संध्या क्या कह रही है बेटा? 54.5 कैसे आया? ये देखो ना, पहली फ्रीक्वेंसी लिख ली 11V/4, दूसरा ये। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है 100, तो 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 100। एलसीएम लेके सोल्व किया तो 5V/4L का वैल्यू 100 आया, तो V/4L का वैल्यू 20 आएगा। और ये सीओपी का फंडामेंटल है, इसलिए सीओपी का ओपी का फंडामेंटल क्या होगा? उसका 2 गुना होगा। एक क्वेश्चन और करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन जवाब देता है। Fundamental frequency of an OP is 1200 Hz. If it is dipped into water by 40% of its length, then find new frequency working by। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला कि एक पाइप यहाँ पर ओपन है और उसको अगर देखा जाए तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 1200 हर्ट्ज। तो इसको मैं देखूं तो मान लीजिए इसकी लेंथ यहाँ पर L है और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? V/2L इक्वल्स टू 1200 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन में दिया है। बोलो बेटा। यहां पर अगर देखें तो V/2L का वैल्यू 1200 दे रखा क्वेश्चन में। मान लीजिए इसकी लेंथ इतनी। अब आपसे बोला इसकी लेंथ को 40% पानी में डिप कर देते हैं। तो बताओ बेटा 40% अगर पानी में इसको डिप करेंगे, 40% पानी में चला गया इसका लेंथ, तो बताओ एल का 40% पानी में चला गया तो बचा कितना? बोले 60%। तो बोले 0.6 एल बचेगा ना यार, तुम भी कैसी बातें करो? 0.6 एल बचेगा। लेकिन आपको पता है पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जब पानी में इसको डिप करते तो नीचे से पानी भर जाता है, और जब नीचे से पानी भर जाता है तो पानी भरने की वजह से ये पाइप सीओपी हो जाता है। पहले वाला पाइप तो क्या था? एंटीनोड, मतलब ओपन पाइप था, लेकिन यहाँ पर पानी भरने से पानी का सरफेस यहाँ पर रेजिडेंट प्रोवाइड करता है बेटा। पानी जब नीचे से भरता है ना, तो पानी भरने की वजह से यहाँ पर नोड का फॉर्मेशन होता है। पानी का सरफेस पाइप को क्लोज्ड एंड प्रोवाइड करता है, नोड बनाता है। इसका मतलब पाइप का नेचर भी चेंज हो गया। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में 2 चेंज हो रहे हैं, लेंथ भी चेंज हो रही है और नेचर भी चेंज हो रही है। तो बताओ नया पाइप का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? बोले एंड एच इक्वल्स टू लिखेंगे V/4 की V/2। 4 क्योंकि पाइप सीओपी 4 और लेंथ कितना हो गया? 0.6 है। और इसको टू यहाँ पर हमें सोल्व करना है, तो बताओ ये कितना आएगा? V/2 है ना, 2.4 L की वैल्यू में चाहिए, है ना। अब V/12 4L की वैल्यू चाहिए। अब बताओ यहाँ पर V/12 कितना? 1200 दे रखा है, तो V/L का वैल्यू कितना हो गया? हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो V/L का वैल्यू होगा 2400। तो V/L यहाँ पर लिख देंगे तो ये होगा 2400 अपॉन यहाँ पर कितना होगा? 2.4। आंसर कितना बनेगा? 1000 हर्ट्ज आ रहा होगा। आ रहा आंसर? कौन बोल रहा है 500? 500 नहीं आएगा बेटा, 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। 2 चेंज हो रहे हैं, एक तो लेंथ भी चेंज हो रही, 0.6 एल हो गई, और दूसरा पानी जब नीचे से भरता है तो पानी की वजह से पाइप की नेचर भी बदल रही, सीओपी। तो यहाँ 4 आएगा, तो V/4 × 0.6 एल सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
Three successive resonating frequency of an organ pipe is equals to 425, 595 और 765 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। बच्चों तीन यहाँ पर सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है किसी ऑर्गन पाइप की। आपको पता है ऑर्गन पाइप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सीओपी एंड ओपी। बताइए सीओपी की फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना आता है? 1 3 5 7 9। ओपी का 1 2 3 4 5। तो पाइप दो तरह के हैं ना। अब तीन फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी सक्सेसिव, तो इन तीनों फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा ना बेसिकली वो रेशियो ही डिसाइड करेगा कि पाइप सीओपी होगा कि ओपी होगा। हमें तीन सक्सेसिव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्गन पाइप की दे रखी है। अगर साउंड का स्पीड इतना है तो आपसे पूछा पाइप का नेचर, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो एक काम करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फ्रीक्वेंसी आपको तीन सक्सेसिव उसने दे रखी, तो तीनों की रेशियो स्टडी करेंगे बच्चों। और जो रेशियो यहाँ पर आएगा ना वो रेशियो ही डिसाइड करेगा कि पाइप का नेचर कैसा होगा। ये करने का तरीका हो गया, समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना आप लोग। ये तीन फ्रीक्वेंसी दिया है और तीनों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो स्टडी कर लेंगे। तीनों की जो रेशियो स्टडी करेंगे, वो जो रेशियो आएगा ना बेसिकली वही पाइप के नेचर को डिसाइड करेगा। तो देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, बोले इन तीनों को छोटा करें, काटे हैं फिर। तो देखो तीनों को भी जब 5 5 5 आ रहा था, तीनों को 5 से उड़ाओ। जब 5 से उड़ाऊंगा तो ये कितना आएगा? 85। और इसको उड़ाऊंगा 5 से तो ये कितना आएगा? 119। और ये कितना आएगा? 153 आएगा। तो 85, 119 और 153। अब आप बताइए इसको डेटा बताओ जिससे तीनों कट जाए। तो 17 से करेंगे। 17 5 जा 85, 17 7 जा 119, 17 9 जा 153। 17 का पहाड़ा आता है आपको टेबल, 17 टेबल, तो यहाँ पर ये भी आना चाहिए। हाँ, बेसिक्स फंडामेंटल। तो 579 आ गया बेटा। बताओ 579 फ्रीक्वेंसी रेशियो कॉन्जुगेटिव का है, तो बताओ ये कौन सा पाइप हो गया? सीओपी। ओहो सीओपी सक्सेसिव है ना, सक्सेसिव रेशियो अगर देखें 579 है तो वो पाइप कैसा होगा? सीओपी। तो ये पहचानने का तरीका हो गया। अगर ये 567 आता तो ओपी, 579 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? सीओपी। नेचर कैसा हो गया? सीओपी। अब एक बात और सुनो, इसने इसकी लेंथ भी पूछी, तो उसने एक बात और बोली, आप बताओ ये फ्रीक्वेंसी 5 के रेशियो में है, इसका मतलब 5 का रेशियो मतलब समझे, सीओपी का 5 का रेशियो मतलब 5 गुना। ये फ्रीक्वेंसी 425 5 के रेशियो में आ रही है। इसका मतलब हम ये समझेंगे है ना, 5 यहां पर लिखेंगे V/4L, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 425 के बराबर होगी। बच्चों 5 7 रेशियो है ना ये, तो रेशियो का मतलब क्या समझते हैं? ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो इसकी फंडामेंटल की 5 गुना है, ये 7 गुना है, ये 9 गुना, ये तो मतलब समझ रहे हैं इससे। तो अगर मैं इसको बोलूं सीओपी, अगर हमें पता लग गया तो सीओपी का 5 गुना फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 5V/4L, उसका वैल्यू 425। सॉल्व कर लें इसको। जब सॉल्व करेंगे तो बताओ 5 इंटू वी हमें दिया है 340, 4 इंटू यहाँ पर एल, और एल में उधर लेके जाऊं तो 425 में इधर ले लूं तो ये एल आ जाएगा। सॉल्व करो, एल का वैल्यू कितना आएगा? 1 मीटर। तो ध्यान रखिए 579 ये ऑड रेशियो है इसलिए 5 सीओपी होगा, और 5 ये रेशियो आ रहा है ना, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी 5 गुना है इसकी फंडामेंटल। तो 5V/4L। अगर मैं इसको लिखता तो इसको क्या लिखता? 7V/4L। 7V अपॉन, इसको लिखता तो क्या लिखता? 7V/4L इक्वल्स टू 595। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, जवाब देना सब। दो ट्यूनिंग फोर्क यहां पर है, एक N1 है और एक N2, प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकंड। दो ट्यूनिंग फोर्क के दोनों की फ्रीक्वेंसी N1 N2 है, दोनों आपस में 2 बीट्स बना रहे हैं। फोर्क N1 रेजोनेट्स विद 15 सेंटीमीटर लॉन्ग सीओपी। एक सीओपी है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी, और ये सीओपी N1 ट्यूनिंग फोर्क से रेजोनेंट हो रहा है। रेजोनेंट का समझते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है। रेजोनेंट समझते हो ना? रेजोनेंट बताया था मैंने, फोर्स ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस कि जब ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रीवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो ये रेजोनेंस हो जाता है। तो ये ड्राइवर है ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर, और ये बॉडी ड्रीवन है। ड्राइवर और ड्रीवन, ड्राइवर और ड्रीवन, ड्राइवर और ड्रीवन, और दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो रहा है? रेजोनेंट। तो फोर्क N1 रेजोनेंट विद सीओपी, तो ये ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर इसके साथ रेजोनेंट हो रहा है। इसका मतलब इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इस सीओपी की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर। बच्चों सीओपी के साथ रेजोनेंट हो रहा है, लेकिन ये नहीं बोला कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंट हो रहा है। तो कौन सी मानेंगे? कुछ भी नहीं दिया हो तो फ्रीक्वेंसी कौन सी मानते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी मानते हैं? फंडामेंटल वाली। हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी नहीं दिया हो फ्रीक्वेंसी बोल रहा है पाइप की, तो कौन सी मानेंगे? फंडामेंटल। इसका मतलब ये इसके साथ रेजोनेंट हो रहा है ना, तो मैं इसको समझूंगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं बोल सकता हूँ N1 इक्वल्स टू V/4 इंटू 50, मतलब V/60 हो गया। ये समझ में आया नहीं आया तुम्हें? बताओ। जैसा बोला वैसा कर दिया मैंने। ये वाला ट्यूनिंग फोर्क साथ रेजोनेंट हो रहा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है। कौन सी फ्रीक्वेंसी के बराबर है? फंडामेंटल। बताओ उसके फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या होगा? V/4L। इसकी लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया इसको।
कंफ्यूज मत होना। तो ये आएगा v/4 इंटू 15 v/60 का वैल्यू n1। यस और नो? यस। आगे चले। फिर उसने बोला कि दूसरा n2 ट्यूनिंग फोर्क है वो क्या करता है, 30.5 के साथ रेजोनेट हो रहा है। तो मैं बोलूंगा n2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखूंगा बताओ? बोले इसको n2 लिखना चाहिए और ये हो जाएगा v/2 इंटू 30.5 इक्वल्स टू होगा v/61। ये दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया तुमको बताओ? n1 का वैल्यू कितना आया v/60, n2 का वैल्यू कितना आया v/61। जैसा उसने बोला वैसा कर दिया मैंने कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से, जैसा उसने बोला वैसा कर दिया। ये इसके साथ रेजोनेट हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर लिख दिया। अब उसने बोला कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस 2 हर्ट्ज है, बीट्स मतलब 2 बीट्स पर सेकंड है। इसका मतलब यहाँ पर n1 n2 जो फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं उन दोनों में 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब एक फ्रीक्वेंसी 2 ज्यादा, एक फ्रीक्वेंसी 2 कम। पर अब आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कौन ज्यादा कौन कम। बताइए n1 का वैल्यू कितना v/60, डिनोमिनेटर यहाँ पर कम है तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। डिनोमिनेटर 61 ये ज्यादा है तो ये फ्रीक्वेंसी कम है। इसका मतलब समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में n1 का वैल्यू ज्यादा होगा n2 से। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर यहाँ पर ऐसा है तो ये बोल सकते हैं n1 माइनस n2 इक्वल्स टू डेल्टा n। बताइए n1 का वैल्यू कितना होगा v अपॉन, है ना, n1 का वैल्यू कितना v/60 माइनस ये होगा v/61 इक्वल्स टू, ये एक इक्वेशन बन गई। अब बताओ v/60 अपॉन v/61 इक्वल्स टू 2। पूरी इक्वेशन में ध्यान से देखो, एक ही अननोन है कौन, v। सॉल्व करेंगे तो v आपके पास आ जाएगा और जो v अब मेरे पास आएगा हम उस v का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहां डालूंगा तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब यही हमें करना है। तो हमें से दोनों पाइप का फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, दोनों ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पूछी तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं v/60 माइनस v/61 इक्वल्स टू 2। बस यहां पर हमें v निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? v निकालना पड़ेगा। v निकालने के बाद इसकी वैल्यू यहां पुट करो तो आंसर आ जाएगा। तो पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ v निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पुट करेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ करेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। तो हम चाहे तो इस क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं, है ना, ये सेकंड मेथड। बताइए n1 का वैल्यू कितना v/60 और n2 का वैल्यू कितना v/61। इन दोनों का रेशियो बना दो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन। जब रेशियो बनाएंगे तो एक आएगा n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू यहां पर आएगा 61 अपॉन 60। देखो सोचो, v/60 v/61 61 ऊपर हो जाएगा। ये समझ में आया? तो n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू 61 अपॉन 60 आया। अब आपको पता है ये रेशियो, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। आपको पता है ये न्यूमरेटर ज्यादा है, 61 अपॉन 60 में न्यूमरेटर ज्यादा है, 61 ज्यादा है, तो डेफिनेटली n1 ज्यादा है हमारे लिए, n1 ज्यादा है। शून्य यहां पर क्या है 60 कम है तो डेफिनेटली n2 का वैल्यू कम है। तो मैं ऐसा मान लू, बोले क्या मान लू, माना लेट, अगर ये ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी n1 मेरे लिए n हो जाए, n1 मेरे लिए n हो जाए, तो बताइए n2 कितना हो जाए? सोचो, ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को मैंने n मान लिया तो n2 ऑटोमेटिकली कम है तो ये क्या होगा n-2 हो जाए। मैं इसको लिख सकता हूं n अपॉन n-2 इक्वल्स टू 61 अपॉन 60। नहीं हो सकता बताओ? मान सकते हैं ना, ये ज्यादा वाला अगर n मान लूं तो कम वाला कितना होगा ऑटोमेटिकली, ये ज्यादा तो ये ज्यादा होगी तो कम। अब इसको सोल्व कर लो, n-2 60 61। आप बताओ इसको सोल्व कर सकते हो तो n का वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ n का वैल्यू कितना आया? बोले n का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 122 हर्ट्ज। तो बताओ n-2 कितना आ जाएगा? बोले 120। यानी एक फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी आएगी 122, एक कितनी आएगी 120। हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जो है ना ये n1 ज्यादा है और ये n2 कम है, तो कम वाली को हम मान लें n, तो ज्यादा वाला n+2 भी हो सकता है। हाँ, इससे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, इससे भी कर सकते हैं। बस ये ज्यादा है तो ये ज्यादा होना चाहिए, कम है तो कम होना चाहिए। ये ऐसा करने से एक फायदा है कि एक ही अननोन है पूरी इक्वेशन में n और हम उसको फटाफट निकालें। बोलो बेटा, 2 कैसे लिए? अबे 2 यहाँ दे रखा है ना, 2 बीट पर सेकंड दे रखा है ना, ये 2 बीट पर सेकंड दे रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 है। तो या तो एक प्रोसीजर ये कि v निकाल के सोल्व करें, या फिर ये बहुत आसान है कि फटाफट दो इक्वेशन बनाओ, दोनों का रेशियो बना लो। रेशियो बनाने के बाद आपको पता है ये मोर लेस, ये लेस, ये मोर तो ये मोर ही आना चाहिए। तो ऊपर अगर n मोर है तो n लेस कौन होगा, n-2 सॉल्व कर लेंगे। बोलो बेटा, तो इस तरह से कर सकते हैं, पेपर ऑब्जेक्टिव थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। एक ट्यूनिंग फोर्क यहां पर है 4 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है विद 2 ऑर्गन पाइप्स, ओपन ऑर्गन पाइप हैविंग लेंथ 30 एंड 31 सेंटीमीटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार ये। पहले वाले क्वेश्चन में कितने थे, 2 ट्यूनिंग फोर्क और ये इसके साथ रेजोनेंट हो रहा था, ये इसके साथ रेजोनेंट हो रहा था, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर कर दें, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर कर दें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ अलग प्रॉब्लम है। यहाँ एक ट्यूनिंग फोर्क, ये ट्यूनिंग फोर्क मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है, जब भी ट्यूनिंग फोर्क एक दे दे तो उसको मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी n है। तो इसकी ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर है ना, ये ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर 4 बिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो
ए ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकंड। तो ये मान लेते ट्यूनिंग फॉर्क एन है। अब ये क्या करता है, दो ऑर्गन पाइप के साथ में जिसकी लेंथ 30-31 है उसके साथ में 4 बीट बनाता है। ओहो, दोनों के साथ 4 बीट बना रहा है। ये ऑर्गन पाइप यहाँ पर और ये ऑर्गन पाइप ओपन है, इसकी लेंथ 30 है और इसकी लेंथ 31 है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर ट्यूनिंग फोक एन इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये इस पाइप के साथ में 4 बीट बनाता है और इसके साथ भी 4 बीट बनाता है। 4 बीट बनाता है तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n+4। तो इसकी क्या होगी, n-4। दोबारा सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्यूनिंग फोक कितना, एक है। ऑर्गन पाइप यहाँ पर दो है, दोनों के साथ क्या कर रहा है, 4 बीट बना रहा है। तो 4 बीट बनाने का मतलब हुआ कि अगर एक की फ्रीक्वेंसी है तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी, n-4 n+4। नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। ट्यूनिंग फोक एक है, वो ऑर्गन के साथ क्या कर रहा है, बीट्स बना रहा है, बीट्स बना रहा है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच तो नहीं करेगी। तो मैं मान लेता हूं ट्यूनिंग फोक हमारे पास एक है, उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज एन। अब वो दोनों पाइप के साथ में 4 बीट बना रहा है। तो बताओ एन के साथ 4 बीट बनाने वाले कौन कौन है। एन के साथ 4 बीट बनाने वाले दो हैं, एक तो होगा n-4 और एक होगा n+4। और आपको तो दो ऑर्गन पाइप है, दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो दोनों की लेंथ अगर अलग अलग है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, और ऐसी अलग होगी कि एक ही ट्यूनिंग फोक के साथ में 4 बीट बना है। तो जिसकी लेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो बताओ अगर ये n, तो ये फॉर्म में क्या होगा, n+4 n+4। पहले वाला क्वेश्चन डिफरेंट था, ध्यान रखना। पहले वाले क्वेश्चन में ट्यूनिंग फोक दो थे, यहां एक है। पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो ये ट्यूनिंग फोक से रेजोनेंट हो रहा था, ये इससे रेजोनेंट हो रहा था, और उनका डिफरेंस दो था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही ट्यूनिंग फोर्क है और वो इन ऑर्गन पाइप के साथ में 4 बीट बना रहा है। तो एक ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी +4, तो एक की क्या होगी, -4 होगी। दोनों की अलग अलग भी होगी क्योंकि दोनों की लेंथ अलग अलग। दोनों की लेंथ अलग है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, और ऐसा अलग होगा कि एक ही ट्यूनिंग फोर्क के साथ में 4 बीट बना है। तो अगर ये n, तो ये n+4 n-4 होगा। ये मानना पड़ेगा आपको। अब चलो स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पर देखो n+4 की वैल्यू क्या लिखेंगे, n+4 पर यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी इस पाइप की, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या आएगा, V/2 × 31। ये पहला इक्वेशन आ गया। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, n-4 यहाँ पर रखेंगे तो V/2 × 31, सॉरी 30, ये तो 30 होगा ना बेटा, और ये 31। दोनों का रेशियो बना ले, तो रेशियो बनाएगा तो n+4 अपॉन यहाँ पर होगा n-4 इक्वल्स टू 31/30। ध्यान से देखो, ये मोर है तो ये मोर ही आ रहा है, ये लेस है तो ये लेस ही आ रहा है, और ऐसा हम अरेंज करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो तो n का वैल्यू आपके पास आएगा इस क्वेश्चन में, कितना आएगा n का वैल्यू, 244 हर्ट्ज आ जाएगा। सोल्व कर सकते हैं कि अननोन है। और जब n का वैल्यू 244 है तो ये कौन है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मानी थी हमने। तो बताइए यहाँ पर n+4 का वैल्यू कितना होगा, 248, और n-4 का वैल्यू कितना होगा, 240। बच्चों ये दोनों पाइप यहाँ पर है, इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऐसी होगी, एक की 248 और एक की 240। तो ये पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ तो हमने n-2 करा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। दोनों पाइप एक ही ट्यूनिंग फोर्क के साथ 4 बीट बना रहे, तो एक को n+4 एक को n-4 बनना पड़ेगा। तो n+4 अपॉन n-4, मोर अपॉन लेस सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहे, आपके मॉडल में बहुत सारे क्वेश्चन दिए, ऐसे क्वेश्चन आप करिए ऑर्गन पाइप का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं इसका, वो है एंड करेक्शन ऑफ ऑर्गन पाइप। छोटा सा आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे। ऑर्गन पाइप का हमने अभी आर्टिकल पढ़ा, ये थ्योरेटिकली पढ़ा है। हमने स्टडी किया था कि ऑर्गन पाइप का जो ओपन एंड होता है उस पर हमेशा एंटी नोड बनता है, क्योंकि वो फ्री एंड जैसा बिहेव करता है, और क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनता है। यही तो बड़ा था अपन ने। तो ध्यान रखिए, हम ये तो पढ़ा थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम जब करते हैं ऑर्गन का प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल में ऑर्गन पाइप में हमने ये देखा, ऑर्गन पाइप के प्रैक्टिकल में ये स्टडी किया कि एंटी नोड जस्ट ओपन एंड पर ना बनकर हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बोले ऐसा क्यों हुआ, बोले ऐसा इसलिए हुआ कि वेव में इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान सुना। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ, है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, पोजीशन ऑफ एंटीनोड इज स्लाइटली शिफ्टेड अबव फ्रॉम ओपन एंड ऑफ ऑर्गन पाइप, इट इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन ऑफ ऑर्गन पाइप। अपन ने पढ़ा था थ्योरेटिकली कि ऑर्गन पाइप का जो ओपन एंड होता है बेटा, वहां पर हमेशा एंटीनोड बनता है, क्लोज्ड एंड पर नोड बनता है, ये पढ़ा था ना। पर हम जब लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम जब लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ओपन एंड पर एंटीनोड नहीं बनकर हल्का सा ऊपर ओपन एंड में शिफ्ट हो जाता है। तो जितना वो ऊपर शिफ्ट होता है ना बेटा, उसी को बोलते हैं एंड करेक्शन ऑफ ऑर्गन पाइप। एंड करेक्शन एक प्रकार की डिस्टेंस होती है, जितना एंटीनोड ऊपर शिफ्ट होता है, जितना एंटीनोड ऊपर शिफ्ट होता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं एंड करेक्शन। कहने का मतलब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ ना, ये ई एंड करेक्शन कहलाता है।
थ्योरेटिकली तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एंटी नोड होता है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखें तो एंटी नोड यहाँ नहीं बनकर ऊपर बनता है। आपने सोचा ऊपर क्यों शिफ्ट हो जाता है? बोले यार ये फ्री एंड है ना, वेव के प्रेशर से हिलडुल जाता है, इसलिए जब वेव नीचे से ऊपर आती है, नीचे से ऊपर आती है, तो उसमें वेव में इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, और यहाँ आके उसको लौटना होता है, लेकिन उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होने की वजह से वो यहाँ से नहीं, हल्का सा ऊपर से लौट के आती है, ऊपर से लौट के आती है। ऊपर से लौट के आने का मतलब उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा ऊपर से होता है, थोड़ा ऊपर से होता है, तो एंटीनोड भी थोड़ा ऊपर बनता है। आपको पता है ये ओपन एंड है ना, फ्री एंड जैसा बिहेव करता है बेटा, फ्री एंड है ना यार, वेव के प्रेशर से हिलडुल सकता है, तो वेव के प्रेशर से हिलडुल सकता है, इसलिए हिलडुल जाता है, और जितना हिलता डुलता है उसी को बोलते हैं एंटी करेक्शन। आप बताओ ऐसा यहां पर हो सकता है क्या? बोले यहां नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो रेजिडेंट है, वेव के प्रेशर से हिलडुल नहीं सकता, ये हिलडुल सकता है। तो जब वेव नीचे से आती है और यहां से उसको लौटना होता है, लेकिन वेव में इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन समझते हैं आप? इनर्शिया ऑफ मोशन होने की वजह से वेव का रिफ्लेक्शन यहां से नहीं, हल्का सा ऊपर से होता है, हल्का सा ऊपर से होने की वजह से एंटीनोड भी ऊपर बनता है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये दिख रहा है आप सबको? इनर्शिया ऑफ मोशन लिखा मैंने, ये मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पोजीशन ऑफ एंटीनोड इज स्लाइटली शिफ्टेड अबव फ्रॉम ओपन एंड ऑर्गन पाइप इज कॉल्ड एज एंटीक्रेशन ऑर्गन पाइप। सिंपल है यार। अब देखो मैंने ऑर्गन पाइप बताया, ये सीओपी है, ये ए लेंथ है, ये एंटीनोड ऊपर चला गया, तो ये इसको क्या बोलेंगे? एंड करेक्शन। ये एक प्रकार की डिस्टेंस होती है बेटा। तो बताइए एंटीनोड यहाँ है और नोड यहाँ, तो एंटीनोड से नोड, देखो अगर एंटीनोड ऊपर शिफ्ट होता तो लूप भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस थ्योरेटिकली कितना होता है? लैम्डा बाई 4 पढ़ा था ना अपन ने। लेकिन ये किसके बराबर होगा? एल प्लस ई के बराबर होगा। निशांत कुमार धीरे चलूं क्या? धीरे चल रहा है यार तू, क्या जवान आदमी। तो लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू एल प्लस ई। कहने का मतलब यहां पर अगर देखें तो लैम्डा, आदित्य क्या बोल रही है? 11 में आपको इनर्शिया ऑफ मोशन की जगह एटीएम प्रेशर बताया था। बेटा क्या बताया था मेरे को नहीं पता, यहाँ मैंने ये बताया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसकी वजह से होता है ध्यान रखना, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। ओके, फ्री एंड है। मेरे को नहीं पता आपको क्या बताया क्या नहीं बताया, पर मैं ये जानता हूं कि यहाँ इसकी वजह से ये फिनोमेनन होता है, और ये पूछा गया है मेडिकल में कि इनर्शिया ऑफ मोशन एंड करेक्शन की वजह से, एंड करेक्शन का रीजन क्या है। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, नहीं बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेगी आपको। तो ये एंटीनोड है बेटा, तो एंटीनोड यहाँ पर है, एंटीनोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होता है। लैम्डा बाई 4 का वैल्यू प्रैक्टिकली क्या लिखेंगे? एल प्लस ई होता है। अभी तक तो एल लिखते थे बेटा, लेकिन अब क्या लिखना पड़ेगा? ई और आ गया, तो एल प्लस ई होता है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया? बोले लैम्डा का वैल्यू 4l प्लस ई होता है। अल्टीमेटली ध्यान से देखो, इस एंड करेक्शन में से लैम्डा थोड़ा बढ़ जाता है, और बेटा जब लैम्डा बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी पे भी इफेक्ट आता है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी घट जाती है। बताओ अभी तक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखते थे? v अपॉन 4l। अब क्या लिखना पड़ेगा? v अपॉन 4l प्लस e, n प्लस e। तो एंड करेक्शन की वजह से फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो जाता है, लैम्डा थोड़ा बढ़ जाता है। अगर ये केस में यहाँ पर बात करूं ओपन ओपन पाइप की बात, तो ओपन एंड पाइप आपको पता है ओपन पाइप में दोनों तरफ एंटीनोड बनता है, इसलिए दोनों तरफ वेव की शिफ्टिंग होती है। ये वेव का पॉइंट यहाँ पर एंटीनोड यहाँ नीचे चला जाता है, ये थोड़ा ऊपर ओपन मीडियम में शिफ्ट होता है ऊपर नीचे, और इसीलिए यहाँ पर भी अगर देखें तो एंड करेक्शन होता है और यहाँ भी एंड करेक्शन होता है। इस केस में अगर देखें तो एंटीनोड से एंटीनोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का वैल्यू एल प्लस 2 होता है। पहले वाले केस में क्या था? एल प्लस ई था, क्योंकि एक ही तरफ था, लेकिन यहाँ दोनों तरफ है एल प्लस 2 ई। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर कितना हुआ? ट्वाइस एल प्लस 2 ई, और यहाँ भी लैम्डा बढ़ जाता है, और इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बी अपॉन 12 नहीं आएगा, बी अपॉन 2 एल प्लस 2 ई, और इसलिए यहाँ भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम हो जाती है। तो ध्यान रखें, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, 5 क्वेश्चन बनाता है। पहला क्वेश्चन किसकी वजह से होता है? ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। दूसरा, इसकी वजह से लैम्डा पर क्या प्रभाव पड़ता है? लैम्डा बढ़ जाता है। बोलो बेटा, लैम्डा बढ़ जाता है। फिर बताओ तीसरा, इससे फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट करता है? बोले फ्रीक्वेंसी यहाँ पर घट जाती है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है। 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन बताऊंगा अभी आगे, सुनो। हम जो एंड करेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, इसको अगर हम देखें तो ये एंड करेक्शन रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये जो ई की वैल्यू बोल रहे हैं ना, ये एक प्रकार की डिस्टेंस है, ये डिपेंड करता है ऑर्गन पाइप की रेडियस पर। जितना ज्यादा वाइडर पाइप लेते हैं उसमें एंड करेक्शन उतना ही ज्यादा मिलता है, वेव में इनर्शिया मोशन उतना ही ज्यादा होता है, उतनी ही ज्यादा शिफ्टिंग होती है ऊपर। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर कौन है? रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। जितना वाइडर पाइप लेते हैं ई का वैल्यू ज्यादा होता है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को ब्रेक करूं तो यहां पर एक कांस्टेंट भी आता है, उसको बोलते हैं 0.6 इंटू आर हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, यहां पर अगर देखा जाए तो हम इसको 0.6 आर भी कहते हैं, ये वैल्यू भी होती है, ध्यान रखें। अगर आपको आर दे दे, रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप दे दे, तो आप इस कॉन्सेप्ट से, इस फॉर्मूले से ई का वैल्यू पता कर सकते हैं, ई इक्वल्स टू 0.6 आर। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है, प्रैक्टिकली कैलकुलेट किए गए, ध्यान रखें।
और अगर आर यहाँ रेडियस है तो डायमीटर में क्या लिख सकते हैं, 0.3 डी बोल सकते हैं। डी कौन है, डायमीटर ऑफ ऑर्गन पाइप। तो ध्यान रखें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या हो गया आर, इसको बराबर करके लिखें, है ना, तो यह हो गया 0.6 इंटू आर होता है, और इसी को डायमीटर में लिखेंगे तो क्या होगा 0.3 इंटू डी होता है। अब एक बात और, कि ये रेडियस जितनी ज्यादा होगी उतना एंड करेक्शन ज्यादा होगा, और जितना एंड करेक्शन ज्यादा होगा उतनी लेंथ ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तभी तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ नैरो पाइप इज ग्रेटर देन वाइडर पाइप। पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, डाल देना इसको। बच्चों में दो ऑर्गन पाइप आपको दे दूं, दोनों की नेचर सेम सेम, दोनों एक जैसे पाइप, दोनों की लेंथ भी सेम, लेकिन एक प्रॉब्लम है दोनों में, क्या, एक तो नेरो पाइप दे दूं और एक वाइडर पाइप दे दूं, एक नेरो एक वाइडर, बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। तो बेटा दोनों की लेंथ सेम है, दोनों के नेचर सेम है, लेकिन जो नीरो पाइप होगा उसमें रेडियस कम होगी, एंड रेडियस कम होने से एंड करेक्शन कम होगा, एंड करेक्शन कम होने से फ्रीक्वेंसी हल्की सी क्या होगी, ज्यादा होगी। पूछा गया क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ नीरो पाइप इज ग्रेटर देन वाइडर पाइप, ये चौथा क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखें, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है, इसकी वजह से लैम्डा बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और यहां पर अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नीरो पाइप इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइडर पाइप होता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कभी कभी, क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, वो साउंड की स्पीड दे देता है आपको क्वेश्चन में, लेंथ दे देता पाइप की, रेडियस दे देता पाइप की, और बोलता कैलकुलेट इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन में रेडियस डिफाइन कर दे तो समझो आपको ई डिफाइन किया है, और क्वेश्चन में जब ई डिफाइन किया है तो हमें फॉर्मूला ई वाला यूज करना है, फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वी अपॉन 4L यूज नहीं करेंगे, वी अपॉन 4L प्लस ई, या फिर बोलेंगे वी अपॉन 2L यूज नहीं करेंगे, वी अपॉन 2L प्लस 2E। ऑलवेज रिमेंबर क्या, कि अगर क्वेश्चन में आर दे दे तो इसका मतलब ई दिया है, और ई दिया तो ई वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, एंड करेक्शन है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ है। थोड़ा आगे चलते हैं, तो प्रैक्टिकल की बात हो रही है तो प्रैक्टिकली उठा ही लेते हैं हम लोग, और इसको बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये भी अच्छा या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, देखो ट्यूब एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया जाता है, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सब लोग बताइए रेजोनेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या होता है रेजोनेंस। तो मैंने बताया था ऑसिलेशन में आपको, कि फोर्स्ड ऑसिलेशन की एक स्पेशल कंडीशन की, जब ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रिवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। याद है ना, फोर्स ऑसिलेशन में ड्राइवर होता है, ड्रिवन होता है, हाँ, और ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रिवन के हमेशा बराबर होता है, लेकिन हमेशा रेजोनेंस नहीं होता। कब होता है रेजोनेंस, ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी जब ड्रिवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो होता है रेजोनेंस। तो सुनिए दोबारा, कि फोर्स ऑसिलेशन की एक स्पेशल कंडीशन की, जब ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रिवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है तो उसको कहते हैं रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस होता है तो ड्राइवर से ड्रिवन को मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से ड्रिवन बॉडी के अंदर जो ऑसिलेशन हो रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड यहाँ पर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कभी एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा हो जाता है कि सिस्टम ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा हमने आपको समझाया था, उसी कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिकल बेस्ड है, सुन लें। इसमें क्या होता है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ छोटा सा। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है बेटा, एक ट्यूब, एक होलो ट्यूब होती है जिसमें कुछ लेंथ तक कोई लिक्विड भरा होता है। लिक्विड जो भरा हुआ होता है, जनरली यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में हम वाटर यूज करते हैं, क्योंकि वाटर इजीली अवेलेबल होता है। वाटर के अलावा कोई दूसरा लिक्विड भी यहाँ यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। जो लिक्विड यहाँ पर भरते हैं उसका जो सरफेस है, वो सरफेस इस पाइप को क्लोज बना के रखता है। अल्टीमेटली हम ध्यान रखेंगे, रेजोनेंस ट्यूब एक प्रकार की, अगर देखा जाए रेजोनेंस ट्यूब है एक प्रकार का वेरिएबल लेंथ क्लोज ओपन पाइप होता है। बात सुनना ध्यान से, ये एक रेजोनेंस ट्यूब है जिसके अंदर पानी या कोई लिक्विड भरा हुआ होता है, लिक्विड का जो सरफेस है पाइप को क्लोज बना के रखता है, और उसकी वजह से एक प्रकार का क्लोज पाइप कहलाता है। अब ये क्लोज पाइप तो यहाँ पर है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो लिक्विड भर के रखते हैं ना, उसका लेवल में कम ज्यादा कर सकता हूँ। पानी को निकालकर पानी को डालकर हो ना, लेवल को कम ज्यादा कर सकते हैं। लेवल को कम ज्यादा करने का मतलब यहाँ पर उसकी जो लेंथ है वो वेरी कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इट इज अ वेरिएबल लेंथ क्लोज ओपन पाइप। ऑलवेज रिमेंबर, रेजोनेंस ट्यूब है, रेजोनेंस ट्यूब कहने को रेजोनेंस ट्यूब है, पर बेसिकली एक्चुअल में है कौन, एक प्रकार का सीओपी है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, और वो पानी के लेवल को कम ज्यादा करके हम उसकी लेंथ को बदल सकते हैं। ओके, यहां जो लिक्विड हम यूज करते हैं उसका फंक्शन केवल इतना सा है कि वो पाइप को क्लोज्ड प्रोवाइड करता है, रेजिडेंट प्रोवाइड करता है। बोलो, रेजिडेंट प्रोवाइड करता है। यहां पर अगर देखें तो इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ लिक्विड में कोई बदल दूं, मतलब मैं यहाँ पर जनरली पानी भरता हूं तो पानी को निकाल कर कोई दूसरा लिक्विड भर दूं, तब भी यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब ध्यान रख, यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो,
कि मैं यहाँ लिक्विड यूज करता हूँ, जनरली वाटर यूज करता हूँ, लेकिन अगर वाटर को निकाल कर मैं ग्लिसरीन भर दूं इसमें या कोई दूसरा लिक्विड भर दूं तो बताइए रेजोनेंस कंडीशन में कोई इफेक्ट आएगा क्या? बोले रेजोनेंस कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जिस लेंथ पर रेजोनेंस होना है उसी लेंथ पर होगा। यहाँ जो लिक्विड हम यूज करते हैं उसका फंक्शन केवल इतना सा है कि वो पाइप को रेजिडेंट प्रोवाइड करता है, पाइप को क्लोज बना के रखता है और पाइप की लेंथ कुछ कम ज्यादा कर सकता है, इसके अलावा उसका कोई यूज नहीं। फिर बात सुनना, ये यहाँ पर ट्यूब होती है। अब इसके ऊपर क्या होता है, हम लोग एक ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर लेते हैं और ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराया जाता है। जब ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर वाइब्रेट करता है तो ये वेव बनाता है और ये वेव अंदर जाती है। बोलो भाइयों, ये ऑर्गन पाइप यहाँ पर एक प्रकार का सीओपी रेजोनेंस ट्यूब है, इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराया जाता है। ये ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर जो वाइब्रेट करते हैं उसको ड्राइवर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ड्राइवर। तो ये ट्यूब होती है ना, ये ड्रिवन बॉडी कहलाती है। हाँ, ये ड्रिवन बॉडी, तो ड्राइवर ये, ड्रिवन ये, और ये वेव बनाता है। तो ये जाने वाली वेव इंसिडेंट वेव और आने वाली वेव उधर से रिफ्लेक्टिंग वेव, दोनों वेव लौट के आती है, दोनों मिलती है, सुपर इम्पोज होती है, तो क्या बनता है? स्टेशनरी वेव बनती है और साउंड जनरेट होता है और हम उसको सुनते हैं। लेकिन यहाँ हम हमेशा साउंड नहीं सुनते। कब साउंड सुनेंगे? जब इसमें रेजोनेंस सेटअप होता है। बच्चों, जब रेजोनेंस होगा ना तो ड्राइवर से ड्रीवन को मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और जब मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो ड्रीवन के जो ऑसिलेशन है उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उससे प्रोड्यूस साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और हमें एक तेज साउंड सुनने को मिलता है और हम साउंड सुन रहे होते हैं, मतलब हम समझते हैं रेजोनेंस सेटअप हुआ है। दोबारा सुनिए, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन रेजोनेंस ट्यूब आर फोर्स्ड वाइब्रेशन। कौन से वाइब्रेशन होते हैं बेटा? फोर्स। यहाँ एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं हम जो किस तरह बिहेव करता है, ड्राइवर, और ट्यूब यहाँ पर ड्रिवन बॉडी जैसा बिहेव करती है और वाइब्रेशन यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम फोर्क टू ट्यूब। इस फोर्क से इस ट्यूब को वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं। अब हमें बताया ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी डी1 के हमेशा बराबर होता है, लेकिन हमेशा रेजोनेंस नहीं होता। कब होता है रेजोनेंस? इट इज बेस्ड ऑन रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन इज अ स्पेशल कंडीशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन एट व्हिच फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवर इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिवन बॉडी। अब बताइए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिवन, ड्रिवन कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? रेजोनेंस ट्यूब है। वो कौन है? एक प्रकार का सीओपी है, वेरिएबल लेंथ सीओपी। इसका मतलब सीओपी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जब ड्राइवर की ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो रेजोनेंस होगा, और हम जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर एक हाई इंटेंसिटी का साउंड सुनने को मिलेगा और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। At resonance condition, here frequency of tuning fork is equal to one of the harmonic frequency of resonance tube. In this condition, maximum energy transfer from fork to tube and so intensity of produced sound becomes maximum. सब कुछ लिख दिया मैंने जो बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप। दोबारा सुन लें, ये जो ऑर्गन पाइप है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस ट्यूब बोलेंगे। कौन है ये? वेरिएबल लेंथ सीओपी, और ये ड्राइवर ड्रिवन बॉडी जैसा व्यवहार करता है। इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, ये कौन कहलाता है बेटा? ड्राइवर कहलाता है ना। और ये वेव बनाता है, इसके अंदर वेव जाती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव। ये उधर से लौट के आती है, रिफ्लेक्टिंग वेव, दोनों मिलती है तो क्या बनेगा? इसमें स्टेशनरी वेव बनेगा। साउंड जनरेट होगा और हम उस साउंड को सुनेंगे। लेकिन हम हमेशा साउंड नहीं सुनेंगे। कब सुनेंगे? जब इसमें क्या सेटअप होगा? रेजोनेंस। कब होता है रेजोनेंस? कि ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। और जब रेजोनेंस होगा तो हमें तेज साउंड सुनने को मिलेगा और हम समझ जाएंगे यहाँ पर रेजोनेंस सेटअप हो रहा है। अब बताओ, ये ड्रिवन बॉडी कौन है? रेजोनेंस ट्यूब है, एक प्रकार का सीओपी है ये। ड्रिवन बॉडी बेसिकली सीओपी तो है ये। तो सीओपी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो ड्राइवर से मैच करनी चाहिए। अब सीओपी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं बेटा। सीओपी कैसा पाइप है? सीओपी क्लोज ओपन पाइप है। इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, आधा लूप, डेढ़ लूप, ढाई लूप, है ना। तो जब जब भी ये पाइप इस तरह की कंडीशन में होगा तो इसमें रेजोनेंस सेटअप होगा, हमें साउंड सुनने को मिलेगा। ओके, तो देखो यहां पर बात सुनना। ये पहला केस ले लिया मैंने। ये पहला केस मान लीजिए ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर ड्राइवर, उसके फ्रीक्वेंसी एन है और ये पाइप पानी से भरा हुआ था और हमने लेवल को डाउन किया, डाउन किया, डाउन किया। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब यहाँ पर हमें तेज साउंड सुनने को मिलता है। जिस लेंथ पर हमें तेज साउंड सुनने को मिलता है उस लेंथ को नोट कर लेते हैं, वो L1 है। ये हमारा प्रैक्टिकल लेंथ है L1। जब हमें तेज साउंड सुनने को मिल रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या सेटअप हुआ? रेजोनेंस। अब यहाँ रेजोनेंस पे हुआ पहली बार रेजोनेंस, तो बताओ पहली बार रेजोनेंस होने का मतलब ये हुआ कि इस लेंथ पर इस पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर्क के बराबर है। और जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर है इसका मतलब इसमें लूप कितना बनेगा? पहले केस में 1/4 लूप बनेगा, आधा लूप बनेगा। आधा लूप का मतलब यहाँ एंटी नोड है, यहाँ नोड है और इसकी लेंथ L1 और ये एंटी नोड ऊपर शिफ्ट होगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं बेटा, प्रैक्टिकल कर रहे हैं।
प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो यहां पर अगर देखें तो प्रैक्टिकल करने का मतलब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो समझ रहे मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, एंटी नोड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो इसको, बताओ एंटी नोड यहां पर है और ये नोड डिस्टेंस कितनी होगी, λ/4, और ये लेंथ कितनी है, L1 प्लस ई, L1 प्लस ई। बताओ अगला केस फिर रेजोनेंस हो सकता है, यस हो सकता है। कब होगा, जब इसमें आधे आधे लूप कितने बनेंगे, 1.5 लूप बनेंगे, क्योंकि पाइप कैसा है। फंडामेंटल क्यों समझ नहीं आया सर, बेटा फंडामेंटल देखो, आप बताइए सीओपी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर से मैच करनी चाहिए ना, तो सीओपी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले आएगी ना बेटा, और वो क्या होता है, आधा लूप। बताओ अगली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1.5 लूप, अगली क्या आएगी, 2.5 लूप। तो जब जब भी ये पाइप इस तरह की कंडीशन में होगा, रेजोनेंस सेटअप होगा, हमें साउंड सुनने को मिलेगा। तो पहला केस मैंने लिखा कि ये आधा लूप बनेगा, तो एंटी नोड से नोड थ्योरेटिकल डिस्टेंस λ/4, और ये कब मिलेगा, L1 प्लस ई। ये प्रैक्टिकल लेंथ है, जिस लेंथ हमें ये मिल रहा है उसको नोट कर लेते हैं। ऐसे दूसरा केस अगर देखा जाए तो बताओ, इस क्वेश्चन में सेम ड्राइवर यहाँ पर मैच करता है, और इसके साथ अगर देखें तो ये 1.5 लूप बनाएगा, इसका मतलब ये 3 λ/4 L2 प्लस ये दूसरी वो लेंथ जो हमें रेजोनेंस मिल रहा है। कोई बता सकता है L1 कौन है, L1 है बेटा फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। ये वो पहली लेंथ है ऑर्गन पाइप की, सीओपी की, कि जिस लेंथ पर हमें रेजोनेंस मिल रहा है। बताइए L2 कौन है, बोले L2 यहाँ पर सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ है, जिस पर हमें रेजोनेंस मिल रहा है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 3 λ/4 L2 प्लस सी, और ये है λ/4 L1 प्लस सी। बताओ अगली बार भी रेजोनेंस हो सकता है क्या इसमें, यस हो सकता है। कब होगा, बोलो आगे भी होगा ना रेजोनेंस, यस होगा। कब होगा, जब 5 λ/4 कंडीशन होगी। बच्चों इस पाइप की फ्रीक्वेंसी n इससे मैच कर रही है, इस पाइप का फ्रीक्वेंसी में भी n है, इससे मैच कर रहा है। आगे ऐसी हजार कंडीशन है जब यहाँ पर इसमें रेजोनेंस सेटअप हो सकता है। कब तक होता रहेगा, जब तक पूरा पाइप पानी से खाली नहीं हो जाता। बस ये ध्यान रखो, ये सीओपी है, इसलिए और कंडीशन में रेजोनेंस होगा। पहला केस λ/4, अगला केस 3 λ/4, अगला केस 5 λ/4, अगला केस 7 λ/4, अगला केस 9। ऐसे होता रहेगा कब तक, जब तक पूरा पाइप पानी से खाली नहीं हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा श्याम। श्याम बोल रहे बट सर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है ना, बिल्कुल ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, पर हम क्या कर रहे हैं, इन पाइप की लेंथ को बढ़ा रहे हैं। देखो ना ध्यान से, आप बताओ ये फर्स्ट हार्मोनिक तो थर्ड हार्मोनिक, लेकिन ध्यान रखो इसकी लेंथ 3 गुना कर दी मैंने ये। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तेने। आप बता इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी थी, इतनी सी, यहाँ कितनी है, 3 गुना। तो बताओ अगर इसकी लेंथ 3 गुना है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसके रेस्पेक्ट में इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n/3 गुना, और n/3 का ये थर्ड हार्मोनिक, तो n/3 का थर्ड हार्मोनिक n सेम फ्रीक्वेंसी आएगी। सुनो, हाँ तुम अभी कंफ्यूज हो गए वापस। बताओ ये एक पाइप है, इसकी लेंथ यहाँ पर है l, और एक पाइप यहाँ पर उसकी लेंथ 3l। सुना सब, इसकी लेंथ l, इसकी लेंथ 3l। बताओ ये भी फंडामेंटल में ऑसिलेशन कर रहा है और ये भी फंडामेंटल में ऑसिलेशन कर रहा है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी n, तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये भी फंडामेंटल में है और ये भी फंडामेंटल, बताओ सब लोग, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी n, तो इसकी कितनी होगी n/3। क्यों, क्योंकि लेंथ 3 गुना कर दी ना यार। कंफर्म विशाल। अब n/3, लेकिन आपको पता है इसकी लेंथ 3 गुना तो है, लेकिन मैं इसको थर्ड हार्मोनिक में ऑसिलेशन कर रहा हूँ। थर्ड हार्मोनिक में, थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 लूप बन रहे हैं आधे आधे। तो बताओ इसका n/3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 गुना होगा ना, 3 गुना होगा तो n/3 इंटू 3। बताओ ये भी कितना आया, n। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी n, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, n सेम हो गया। तो एक ही ट्यूनिंग फोर्क मैच करता जाएगा आशी गुप्ता, एक ही ट्यूनिंग फोर्क बार-बार रेजोनेंस हो जाएगा। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन यहाँ ऑर्गन टाइप का हम हार्मोनिक बदल रहे हैं, क्योंकि लेंथ कम करके हार्मोनिक कर रहे हैं हम डबल। लेंथ को मैंने 3 गुना किया और हार्मोनिक 3 गुना कर दिया, थर्ड हार्मोनिक, तो फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी ना। लेंथ को 3 गुना किया, इसका मतलब उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/3 गुना हो गया, उसका 3 गुना कर दिया हार्मोनिक, तो वापस 1/3 इंटू 3 3 हो गया ना वापस। तो ये ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी इसमें लेंथ तो वेरी करती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब भी फर्स्ट हार्मोनिक के थर्ड, ये सेवंथ, ये नाइन्थ, ये होता जाएगा तो रेजोनेंस होता जाएगा और हमें साउंड सुनने को मिलेगा। लेकिन हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जनरली 2 बार प्रैक्टिकल करते हैं, एक बार λ/4 पर, तो एक बार होगा 3 λ/4। बोलो, और 2 इक्वेशन बना लेते हैं और दोनों को सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दो में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या होगा, 3 λ/4 माइनस λ/4 इक्वल्स टू बनेगा L2 माइनस L1। सोल्व करेंगे तो λ/2 का वैल्यू, इनका डिफरेंस कितना आएगा, λ/2 इक्वल्स टू L2 माइनस L1, और L2 माइनस 1, तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, 2L2 माइनस L1। बच्चों इस केस में अगर वेव का वेवलेंथ देखा जाए तो वो कितना आएगा, 2L2 माइनस L1 होता है। L1 कौन बताइए,
फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ L2 कौन है, सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ होती है, दोनों लेंथ का डिफरेंस कर दो, 2 से गुणा कर दो तो लैम्डा आ जाता है। जो ट्यूनिंग फॉर्क हम यूज करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी हमें पहले से पता है और फ्रीक्वेंसी पता है तो वेलोसिटी यहां पर ऐसे निकाल ले, और यही इसका यूज भी है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव एंड एंड करेक्शन ऑफ ऑर्गन पाइप। बच्चों हम इस ऑर्गन पाइप, इस प्रैक्टिकल से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वेव का वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ में ऑर्गन पाइप का एंड करेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यस, नीट 2018 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। वो बोलता है कि रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है और फिर बोलता है L1 इतना है, L2 इतना है, बताइए लैम्डा कितना है। तो L1 L2 दिया तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, L2 माइनस L1 इंटू 2 को लैम्डा आ गया। आपको L1 दे देगा, L2 दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, है ना, फ्रीक्वेंसी दे देगा और बोलेगा वेलोसिटी बताओ कितना होगा। फॉर्मूला याद करने के लिए क्या चाहिए, बोले याद नहीं करना, सुनना। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बताओ। रेजोनेंस ट्यूब पढ़ रहे हैं ना, रेजोनेंस ट्यूब बिल्कुल पढ़ रहे हैं। कौन सा पाइप है ये, सीओपी। कौन सा पाइप है ये, कौन सा पाइप है, सीओपी। सीओपी में हार्मोनिक्स कौन से होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स। तो आप ध्यान रखो, पहली इक्वेशन क्या होगी, पहली बार रेजोनेंस कब होगा, लैम्डा बाय 4, और अगली बार कब होगा, 3 लैम्डा बाय 4। अब लैम्डा बाय 3 लैम्डा बार तो थ्योरेटिकल डिस्टेंस है बेटा, तो थ्योरेटिकल डिस्टेंस को प्रैक्टिकल लेंथ के बराबर करेंगे, L1, और यहां करेंगे L2 के बराबर। बस साथ में E और लिख देना। बस ये दो इक्वेशन अगर आपने याद रख ली तो इन दोनों को सोल्व करके और ये रिजल्ट बना सकते हैं। यही तो लिखा है यार, तू देखना, यही लिखा है बस। तो यहां पर सोल्व होता है, V और लैम्डा ऐसा आ जाएगा। अब अगर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा और E का वैल्यू ऐसा आ जाएगा। E का वैल्यू L2 माइनस 3L1/2 होता है। L1 L2 मेरे को पता है तो मैं इस फॉर्मूले से एन इक्वेशन का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। बेटा वेवलेंथ कैसे चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेलोसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, तो वेवलेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, लेंथ को चेंज कर रहे हैं हम बस। आप बता, तीनों कैसा, फ्रीक्वेंसी सेम ही तो है, एन एन एन, सब में फ्रीक्वेंसी सेम, सब में वेलोसिटी सेम ही है, एक ही मीडियम है, तो वेलोसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, तो लैम्डा भी क्या होगी, सेम होगी। अब एक और बात सुनो, L2 माइनस 3L1/2 होता है। अगर E का वैल्यू 0 हुआ, सपोज मान ले आइडियल कंडीशन में E 0 है, तो बताओ L2 का वैल्यू क्या होगा, 3L1 होगा। होना भी चाहिए। L2 कौन, 3 आधे आधे लूप, L1 कौन, पहला आधा लूप, और इसीलिए हम बोलेंगे L2 का वैल्यू 3L1 के बराबर होगा। लेकिन अगर E 0 नहीं है तो E हमेशा पॉजिटिव होती है बच्चों। E दूरी है, डिस्टेंस एक प्रकार की। अगर E दूरी है, डिस्टेंस है, अगर ये 0 नहीं है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये तभी होगा जब L2 का वैल्यू 3L1 से थोड़ा ज्यादा हो। तो यहां भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो बोलता है एक रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, उसमें पहली रेजोनेटिंग लेंथ 21 सेंटीमीटर, और वहां पर बोलता है E 0 नहीं है, तो बताइए सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ क्या होगी। ऑप्शन देता है वो, 63 सेंटीमीटर, मोर देन 63 सेंटीमीटर, लेस देन 63 सेंटीमीटर, नन ऑफ दिस। बोलो आंसर। मोर देन 63 होगा बच्चों, E 0 नहीं है ना, तो E धनात्मक होगा, E पॉजिटिव होगा, और E पॉजिटिव अगर है तो ये तभी होगा जब L2 का वैल्यू 3L1 से ज्यादा हो। पर अगर वो बोल दे E इक्वल्स टू 0 हो, अगर E 0 है तो, अगर E 0 है तो डेफिनेटली वहां पर लेंथ कितनी होगी, 63 सेंटीमीटर होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले हैं जो याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तीनों ही इसके यूज है। हम इस एक्सपेरिमेंट से स्पीड, वेवलेंथ और एंड करेक्शन ऑफ ऑर्गन पाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये 3 फॉर्मूले एग्जाम में याद नहीं आएंगे तो मैं आपको समझा रहा हूं, ये 2 इक्वेशन याद रखना। कौन सा पाइप पढ़ रहे हैं, सीओपी। हाँ बेटा, हाँ, ई नेगेटिव नहीं हो सकती लकी, ई नेगेटिव, ई दूरी है ना, डिस्टेंस एक प्रकार की, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता कभी ई। तो ये पाइप ऑर्गन पाइप है और सीओपी है, इसलिए हमेशा इसमें ऑड हार्मोनिक्स होंगे। पहली बार कब होगा अर्जुनस, लैम्डा, अगली बार 3 लैम्डा बाय 4। पहली वाली लेंथ को L1 के बराबर करेंगे और दूसरी वाली लेंथ को L2 के बराबर करेंगे, और प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए साथ में ई और लिखेंगे। अगर ये 2 इक्वेशन आपको याद रहेगी तो आप इन सबको सोल्व करके और ये फॉर्मूले बना सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखो इस पर। मैं इस क्लास को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, है ना भाई, घबराना मत। ए ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज यहां पर दे रखी क्वेश्चन में, is allowed to vibrate just above from open end of a resonance tube, length 120 सेंटीमीटर, और स्पीड आपको दे रखी है 340 मीटर पर सेकंड, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस कंडीशंस। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है
कि यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 340 है और साउंड का स्पीड यहाँ पर 340 है और यहाँ पर लेंथ 120 सेंटीमीटर उसकी ट्यूब की लेंथ है, तो आपसे पूछे इस ट्यूब में कितनी बार रेजोनेंस सेटअप होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पर कितनी होगी। तो बताओ रेजोनेंस ट्यूब में रेजोनेंस कब कब होता है, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 एंड सो होता जाएगा। कब तक होता है ऐसा, जब तक कि पूरा पाइप पानी से खाली नहीं हो जाता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कितनी बार इसमें रेजोनेंस सेटअप होगा, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे बताइए, बोले सबसे पहले इस क्वेश्चन में लैम्डा फाइंड कर लेंगे। बताओ इस क्वेश्चन में लैम्डा बताओ कितना होगा, बोले लैम्डा का वैल्यू v अपॉन n, सॉल्व कर ले। v का वैल्यू 340, n का वैल्यू भी 340, सॉल्व किया तो क्या आएगा 1 मीटर, इसका मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लैम्डा निकाल लो, लैम्डा कितना होगा 100 सेंटीमीटर। अब बताइए हम स्टार्ट करें, बताओ पहली बार रेजोनेंस कब होगा। बोले यार पहली बार रेजोनेंस होगा वो होगा लैम्डा बाई 4 पर होगा। लैम्डा बाई 4 का मतलब होता है 100/4, मतलब 25 सेंटीमीटर पर होगा। इसका मतलब 2 को ऊपर से 25 सेंटीमीटर खाली कर दो, पहली बार रेजोनेंस हो जाएगा। बताओ 25 सेंटीमीटर खाली कर सकते हैं क्या इसको, यस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी 125, इसका मतलब ये पॉसिबल है। ऐसे आप चेक करेंगे ट्रायल मेथड। बताओ सेकंड कब होगा, बोले सेकंड रेजोनेंस यहाँ पर होगा वो होगा 3 लैम्डा बाई 4, और जब सेकंड रेजोनेंस यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 4 पर होगा तो उसको लिखेंगे ये कितना होगा 75 सेंटीमीटर। बताइए 75 पर लेंथ भी इसको खाली कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इसका ये भी पॉसिबल होगा। ऐसे आप ट्रायल मेथड चेक करते जाएंगे। बताओ थर्ड रेजोनेंस कब होगा, बोले थर्ड होगा 5 लैम्डा बाई 4, वो कितना होता है 125 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो 125 सेंटीमीटर पाइप की लेंथ से ज्यादा है, अरे ज्यादा है तो क्या इतना खाली कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं कर सकते, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं। जब भी रेजोनेटिंग लेंथ पाइप की लेंथ से ज्यादा आ जाती है तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा, हम इतना खाली नहीं कर सकते, ये नहीं हुआ। इसका मतलब कितनी बार रेजोनेंस हो रहा है, 2 बार, एक बार तो 25 सेंटीमीटर पर होगा और एक बार यहाँ पर कब होगा 75 पर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, एक तो 25 सेंटीमीटर पर होगा और एक दूसरा यहाँ पर 75 सेंटीमीटर पर होगा, मतलब 2 टाइम्स होगा। ओके, 2 बार होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, मैक्सिमम एंड मिनिमम लिक्विड लेवल एट रेजोनेंस कंडीशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोल रहे हैं मैक्सिमम लेवल क्या होगा, तो देखो बात को समझना, मैक्सिमम लेवल है ना, मैक्सिमम लेवल क्या होगा, तो मैक्सिमम लेवल कब होता है बच्चों, मैक्सिमम लेवल कब होता है जब पूरा पाइप पानी से भरा हो। आपको तो जब पूरा पाइप पानी से अगर भरा होता है तो लेंथ कितनी होती है 120 सेंटीमीटर, लेकिन बताओ पूरे पाइप में क्या रेजोनेंस सेटअप हो रहा है भरे हुए, पूरे पाइप अगर पानी से भरा हुआ है तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, हमें रेजोनेंस कंडीशन पे चाहिए। तो जब रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम लेवल चाहिए ना, तो क्या करते हैं, पहली बार जब रेजोनेंस होता है तो पानी को बहुत कम बाहर निकालते हैं, 25 सेंटीमीटर बाहर निकालते हैं, पानी को बहुत कम बाहर निकालते हैं, तो लेवल क्या होता है मैक्सिमम बचता है। तो जब भी मैक्सिमम लेवल की बात करते हैं तो टोटल पाइप की जो लेंथ होती है उसमें पहली रेजोनेटिंग लेंथ माइनस कर देते हैं। बताओ लेंथ कितना आया, बोला सर ये आएगा यहाँ पर 95 सेंटीमीटर होगा। ये ट्रिक हो गया, टोटल पाइप की लेंथ में से पहली रेजोनेटिंग लेंथ माइनस करो 25 सेंटीमीटर तो 95 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि यहाँ पर रेजोनेंस भी सेटअप हुआ है और पहली बार हुआ है, पानी बहुत कम बाहर निकाला है, इसमें लेवल मैक्सिमम बचा हुआ है। पर अगर मिनिमम लेवल की बात करें तो, बोले सर मिनिमम लेवल की बात करें तो टोटल यहाँ पर पाइप की लेंथ 120 है, उसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग, लास्ट वाली रेजोनेटिंग लेंथ माइनस करेंगे, क्योंकि 75 खाली करने के बाद इसमें रेजोनेंस सेटअप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 75 खाली करने के बाद इसमें रेजोनेंस सेट नहीं होगा, देख लेना पर नहीं होगा। 75 के बाद तो अगला रेजोनेंस कब होता है 125 पर, और 125 पर होगा तो वो तो कर ही नहीं सकते, इसका मतलब 75 लास्ट है, उसके बाद रेजोनेंस सेटअप नहीं होगा, यानी 75 तक आप खाली करेंगे उसके बाद खाली नहीं कर पाएंगे। तो जो लेवल बचेगा वो मिनिमम लेवल हुआ, वो कितना होगा 75 माइनस करो इसमें से, 75 जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 45 सेंटीमीटर। तो मिनिमम लेवल कितना होगा 45 सेंटीमीटर, ये पानी इसमें हमेशा भरा रहेगा क्योंकि ये खाली नहीं कर सकते। तो मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल ऐसे निकालते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखें जब भी मैक्सिमम लेवल निकालना क्या करेंगे, टोटल लेंथ में से पहली वाली रेजोनेंट लेंथ माइनस कर देंगे, और मिनिमम लेवल में क्या करें, टोटल लेंथ में से लास्ट वाली लेंथ को माइनस करेंगे तो मिनिमम लेवल आ जाएगा। कर लेंगे तो ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। जो भी रेजोनेंट लेंथ पाइप की लेंथ से ज्यादा आती है हम बोलेंगे वो पॉसिबल नहीं, उससे पहले पहले सब पॉसिबल है। ओके, तो इस तरह से रेजोनेंस ट्यूब की कहानी होती है। बात करते हैं, देखो अभी तक हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी व्यू, नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं और वो यहां पर होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर स्टेशनरी व्यू। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर स्टेशनरी व्यू क्या कहना चाहता है ये देखते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो पढ़ते बेटा वो है सोनोमीटर, बायर स्टडी करते हैं। सोनोमीटर आप सबने देखा होगा, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है ये,
सोनोमीटर जो लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं। इस तरह से एक लकड़ी का बॉक्स होता है जो टेबल पर रखा हुआ होता है, कॉर्नर पर एक पुली लगी रहती है, पुली पर अगर देखें तो यहाँ पर इस तरह से एक वायर पास होता है। ये वायर जो पुली से पास हो रहा है रिजिड सपोर्ट से यहाँ कनेक्टेड होता है और दूसरे एंड पे एक मास लगा रहता है। ये जो मास यहाँ पर लगता है उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, फोर्स आता है, ग्रेविटी फोर्स। उसकी वजह से वायर में क्या होती है, टेंशन आती है, और वायर में टेंशन होती है तो ही वायर के अंदर वेव बनती है ना बेटा, ये पहले बात कर चुके हैं हम लोग। तो ये पुली है, ये वायर यहाँ पर है, पास हो रहा है। अब यहाँ ये दो ब्रिज होते हैं बच्चों, B1 B2 दो ब्रिज होते हैं। ये ब्रिज B1 हम इसको बोलते हैं फिक्स ब्रिज है, तो ये B2 यहाँ पर क्या होगा, मूवेबल ब्रिज है, आगे पीछे मोशन करता है। ये दो ब्रिज यहाँ पर होते हैं। ब्रिज का समझते हैं आप? ब्रिज का मतलब ये होता है कि बीच में अगर गैप हो और यहां से वहां जाना हो तो हम ब्रिज का यूज करते हैं। तो सेम यहाँ पे यही ब्रिज का यूज है। वायर के वाइब्रेशन इस बॉक्स को ट्रांसफर करना होता है, तो वायर के वाइब्रेशन इस बॉक्स को ट्रांसफर करने के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं। ये ब्रिज दो यहाँ पर जो है ये वायर को सपोर्ट देते हैं, रिजिड सपोर्टेड देते हैं, और इनके थ्रू वायर के जो वाइब्रेशन है इस ब्रिज को, इस बॉक्स को ट्रांसफर होते हैं। और जब बॉक्स को ट्रांसफर होते हैं तो अंदर से बॉक्स खोखला होता है, और खोखला होने की वजह से साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। आपने देखा होगा गिटार, सितार, वीणा, वायलिन, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना बेटा, ये सब तार के अलावा नीचे खोखला बॉक्स भी रखते हैं। खोखला बॉक्स रखने का मतलब उससे साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना, साउंड और ज्यादा अच्छा सुनने को मिलता है। आपने देखा गिटार होता है तो गिटार का अकेला तार होता है क्या? तार नहीं होता, तार के वाइब्रेशन उस बॉक्स को ट्रांसफर होते हैं, होलो बॉक्स को, और इस होलो बॉक्स को ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये वुड बॉक्स होता है, होलो वुड बॉक्स, इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साउंड बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर ये होल्स भी रहते हैं, होल्स की वजह से अंदर का जो एयर पार्टिकल बाहर वाली एयर पार्टिकल से कनेक्ट हो जाता है, तो साउंड और ज्यादा क्लियर सुनने को मिलता है। तो इस साउंड बॉक्स से साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। वायर के वाइब्रेशन ब्रिज के थ्रू इस बॉक्स को ट्रांसफर होते हैं, और यहाँ जब ट्रांसफर होते हैं तो साउंड अच्छा सुनने को मिलता है। और आगे बढ़े तो बच्चों दो ब्रिज यहाँ पर है, ब्रिज वायर को रिजिड सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का मतलब यहाँ पर नोड बनता है, यहाँ भी नोड बनता है। यस, वायर को सपोर्ट करते हैं मतलब नोड का फॉर्मेशन होता है। और दोनों ब्रिज के बीच में जो वायर होता है ना बेटा, उसी वायर को बोलते हैं सोनोमीटर वायर। ये भी ध्यान रखना, दो ब्रिज के बीच में जो वायर होता है ना, उस वायर को ही सोनोमीटर वायर कहते हैं। हम उसी को स्टडी करते हैं, वो कौन कौन सी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करता है, हम उसी को पढ़ते हैं। आपको पता है इस ब्रिज के इधर भी वायर है और इस ब्रिज के इधर भी वायर है, लेकिन इनको स्टडी नहीं करते। इस ब्रिज के इधर जो वायर होता है ना, इस वायर तो रिजिड सपोर्ट को कनेक्ट करने में काम आता है, और इधर जो वायर होता है ये बॉडी को हैंग करने में काम आता है। इसको हम स्टडी नहीं करते। हम स्टडी किसको करते हैं? दोनों ब्रिज के बीच में जो वायर होता है ना, उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर अगर देखें दोनों वायर के बीच है ना, दोनों ब्रिज के बीच में एक राइडर वो लगा रहता है। बच्चों ये राइडर एक तरह से इंडिकेटर होता है जो हमें यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन को इंडिकेट करता है। जब वायर बहुत ज्यादा ऑसिलेशन करता है ना, हाई हाई एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करता है, तो राइडर यहाँ पर लकड़ी का पेपर होता है, एक कागज का पेपर होता है, और जैसे ये बहुत ज्यादा ऑसिलेशन करता है तो पेपर, ये कागज का राइडर जो होता है नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद हम समझते हैं कि इसके वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसमें रेजोनेंस सेटअप हो रहा है। तो ये ध्यान रखें, देखो ये सोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, लेबोरेटरी में हम इसको यूज करते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग अननोन ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करते हैं, अननोन ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। अननोन ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। जो ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर अननोन है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, तो उसको वाइब्रेट करा के हम यहाँ पर लकड़ी के बॉक्स पर रखते हैं। वो वाइब्रेशन लकड़ी के बॉक्स के थ्रू, ब्रिज के थ्रू वायर को ट्रांसफर होते हैं, वायर ऑसिलेट करता है, और ये ब्रिज को मैं आगे पीछे करता हूँ। जब आगे पीछे करता हूं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वायर के अंदर वाइब्रेशन, एक लेंथ ऐसी आती है इन दोनों के बीच की, जो जिस लेंथ पर ये वायर का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है और ये राइडर नीचे गिर जाता है। जैसे नीचे गिरता है तो मैं समझता हूँ इसमें रेजोनेंस सेटअप हो रहा है, और रेजोनेंस सेटअप हो रहा है तो उस कंडीशन में इस वायर का फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। लेकिन इतना कोई पूछता नहीं, आप तो काम की बात सुनो। ये राइडर एक प्रकार का पेपर पीस होता है जो रेजोनेंस कंडीशन को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेटर है, डिटेक्टर है, ये बोलते हैं डिटेक्टर ऑफ रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन का डिटेक्टर होता है ये। जब यहां पर ये पेपर पीस है ना, पेपर का टुकड़ा होता है, पेपर पीस होता है ये ध्यान रखेंगे। तो एक कांच का टुकड़ा होता है, जैसे यहां पर रेजोनेंस सेटअप होता है ये पेपर नीचे गिर जाता है, और जब ये गिरता है तो हम समझते हैं इसमें रेजोनेंस सेटअप हो रहा है, हम उस साउंड को सुन लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब इस कंडीशन में आती है बात। अब देखो ये वायर जो दोनों ब्रिज के बीच में वायर होता है, ये कैसे कैसे ऑसिलेट करता है, हम उसकी बात करने वाले हैं आपसे। तो दोनों ब्रिज के बीच में जो वायर है ये यहाँ पर ऑसिलेशन करता है, कैसे कैसे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो हम स्टडी करेंगे, और वो यहाँ पर ये केस लेते हैं।
वायर यहां पर है, मान लीजिए इसकी लेंथ यहां पर एल है, पहला केस समझ दो, बाकी की बात नेक्स्ट पे करेंगे। ये वायर यहां पर है, सोनोमीटर वायर, इसकी लेंथ यहां से यहां तक एल है, और ये लेंथ यहां पर रिजिड सपोर्ट से दोनों कट, रिजिड सपोर्ट का मतलब यहां दोनों तरफ नोड का फॉर्मेशन होता है। अब ये वायर ऑसिलेट करता है तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती है, कैसी कैसी होती है, वो हमें स्टडी करनी है। हमें पता कि यहाँ पे अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखें तो बहुत है ना, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत सारी होती है। छोड़ दें, चलो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे इसको, ठीक है भाई। तो आज हम इतना पढ़ रहे हैं, बाकी की बात नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सोनोमीटर वायर को स्टडी करेंगे, आप सबकी क्लास भी है, आप क्वेश्चन सोल्व करते रहना बेटा। आपको मॉडल मिल गया क्लास के अंदर, मॉडल मिल गया क्या आपको? यस, मॉडल मिल गया। कुछ बच्चों को नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको पीडीएफ मिल गया बेटा, आप स्टडी करो। नहीं मिला है तो मेरे को मैसेज करो, मैं बात करूंगा ऊपर, यार वहां ऊपर बात कर ली, लेकिन बात हो नहीं पा रही हो तो कह रहे बच्चों के पास है। चलिए क्वेश्चन करिए सोल्व, है ना। अभी ये आर्टिकल यहां पर बच रहा है, तो इसको हम पूरा करने के बाद डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट करेंगे आप। ओके, थैंक यू। मैं आपको लिंक भेज देता हूं एक बार, ताकि जो बच्चा अगर मान लो कोई है तो उसको मिल जाएगा। देखो मिल गया, देखो बच्चों लिंक मिल गया क्या? लिंक मिल गया, ओके, है ना। बाकी की बात नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।